अध्याय 41 तलवारों के निशान की सीमा। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। ली युंजी ने अपनी तलवारें तेजी से चलाईं। वह दंगाई सेना के ऊपर से उड़ती हुई नीचे वुटू लोगों के काले समूह को देख रही थी। वतू दंगा सेना के कई लोगों ने अपना अपना सिर उठाया जब उन्होंने देखा कि महिला अपनी तलवारें लेकर उड़ान भर रही है, तो उनके हर चेहरे पर आश्चर्य की किरणें उभर आईं। राइफल सवार को कैसे नहीं देखा गया? वह पूर्व वतू महारानी थी जिसने वतू पर 1 वर्ष तक शासन किया था। उसके अपदस्थ से पहले ऐसा कुछ नहीं था जो उसका कठोर छात्रावास से स्थायी न हो। लियोनाजी शक्तिशाली दंगा सेना के ऊपर से उड़ी और कुछ ही देर बाद सभी चौकस सहयोगियों के सामने वह घाटी के त्रिकोणीय क्षेत्र में पहुंच गया। वह धीरे धीरे नीचे उतरता है, उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता है और चांदी के आभूषण कहीं से उभरते हैं जो जल्दी से उसकी उंगलियों में उलझ जाता है। चांदी के नमूने में गूंथ गया और बहुत ही कम समय में उन्होंने तारे और चंद्रमा की सफेद तलवारों का निर्माण किया। रात का आकाश पहले तो नामांकन से जगमगा रहा था, फिर भी जैसे ही ली युंजी ने सफेद तलवारें लगाईं, वह नामांकन लगा। स्वश घाटी के प्रवेश द्वार की ओर एक लहर चली और कोई भी चांदी की तलवारों की रोशनी देख सकता था, जैसे कि हजारों शानदार उल्काओं की रात को चिरती हुई ली युंजी द्वारा खींची गई चमक की रेखा का पता लगाते हुए घाटी के प्रवेश द्वार पर चली गई सीधे वार कर रही हूं। अगर वह दंगा सेना हो या फ्लाइंग बर्ड कैंप के सैनिक, उनके अवशेष शामिल थे, तो शायद वे ही कल्पना कर पा रहे थे कि एक नश्वर व्यक्तित्व के टुकड़ों को चिरने की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। दोनों ओर की चट्टानें टूट गईं और धरती में एक बड़ी दरार पड़ गई। आमतौर पर लोगों द्वारा तलवारों के निशान या तो दुश्मनों की छाती पर या किसी पेड़ के तने पर मारे जाते थे, लेकिन ली युंजी की तलवारों ने एक घाटी के प्रवेश द्वार को फैलाया था जो हजारों लोगों को एकजुट करने के लिए मिला था, जिससे लोगों का कारोबार बंद हो गया और दोनों तरफ की पहाड़ी चट्टानें खुल गईं। तलवारों का निशान स्वर्ग से आए एक की तरह दंगा सेना के रास्ते में समर्थकों को पेश किया गया था। ऐसा लगता है कि ली युनजी ने ऐसा किया था, उसने तलवारों की धार को किसी भी तरह से नहीं छोड़ा, फिर भी अच्छी तरह से इस तलवार ने एक भी सैनिक को नहीं मारा। वुटू दंगा सेना के लोगों ने इसकी शक्ति की मांग की। ये युद्ध के मैदानों से मरे हुए लोगों से अलग नहीं था। नोवेल बिन COM पर अपडेट के लिए तलवार को सीमा रेखा, जीवन और मृत्यु, यह आपको दर्शाता है। ली युंजी की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन देवता और नश्वर घाटी के अंदर और बाहर हर किसी को उसके स्पष्ट रूप से शब्द सुनाए जा सकते थे। कुछ समय बाद दंगा सेना के भीतर उथल पुथल उभर आई। ज्यादातर वतू लोगों ने केवल सशस्त्र अधिकारियों को ही देखा था और कभी कभी वे युद्ध के मैदान में शक्तिशाली ड्रैगन के हमले को भी देख सकते थे, लेकिन वे कभी भी एक तलवारों से पृथ्वी को चिरते देखा था। जो लोग तलवारें सीमा पार करेंगे उन्हें दंगाई माना जाएगा और बिना किसी अपवाद के उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। ली युनजी ने कहा, तलवार सीमा से परे, वे नागरिक हैं, वे मेरे विषय हैं। मेरे लोगों, अब मेरे जीवन का निर्णय स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं उनका निर्णय लूंगा और मैं इस परीक्षण में अंतिम अवधि तक जीवित रहूंगा। ली युंजी के शब्द पूरी घाटी में गूंज उठे और यहां तक कि वह आगे तक पहुंच गए। फ्लाइंग बर्ड कैंप के सैनिकों ली युनजी की हरकतों से और भी हैरान कर देने वाले थे। क्या इन दंगों में पूरी तरह से मारपीट नहीं की जानी चाहिए? क्या उन्हें ड्रैगन सिटी की सेनाओं को पीछे धकेलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और क्या उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें विषय भी क्यों कहा जा सकता है? वह तलने की तरकीब अपनी रही है, इस महिला पर विश्वास मत करो। जल्द ही सेना का एक नेता, जो भालू की तरह मोटा था, जोर से चिल्लाया। वह बस एक व्यक्ति है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, और उसके पास एक तलवार है। हमारी हमवतन सेना में पतली धारा शामिल हो रही है, वह हम सभी को मार नहीं सकती। यह मत भूलो कि हम किले में हैं, के शहर को गिराने के लिए सेना में शामिल थे। हम एक कदम दूर थे। एक बार जब हम चुवान मैदान में पहुंचे तो हमारे पास कुछ चिल्लाकर कहा गया, जिससे सभी लोगों का उत्साह बढ़ गया। हमारे पास पीछे से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, हम केवल आगे बढ़ सकते हैं। देवताओं के सामने भी उन्हें कूड़ा और सजावट में बदल दिया जाए। निडर निडर निडर। दंगाई सेना में कई नेता चिल्लाने लगे, बार बार नारे लगाने लगे, जिससे सभी में रक्तपात की भावना जागृत हो गई। उनके पास पीछे का कोई रास्ता नहीं था, वे केवल आगे बढ़ सकते थे, यहां तक कि देवता भी अपने जीवित रहने की इच्छा को दबा नहीं सकते थे। आप सभी मुझे पहचानते हैं। मैं एक बार शासक था और मैं गुप्त प्रश्न करता हूं। जब मैंने शासन किया था तो अनाज के लिए क्या गलत था? क्या फाइस पास लाइन्स के लिए कपड़े थे? ली युंजी की आवाज में स्पष्ट आकाश से निकला, इतना स्पष्ट कि कोई भी उसे दबा नहीं सका। वह सभी को आश्वासन दे रही थी। दंगाई सेना जोश से स्लैलम पुट के लिए एक क्षण। लोगों ने रात के आकाश की ओर देखा, जहां धुंधले के बीच किसी व्यक्ति की मूर्ति की रोशनी में नहाई हुई चांदी की तलवारें ऊपर खड़ी थीं। उन्होंने वास्तव में इस व्यक्ति को पहचान लिया, क्योंकि वुटू के हर शहर में उसकी मूर्ति लगी हुई थी। वतू का नेतृत्व बार बार बदला गया था, लेकिन केवल ली युनजी ने ही वतू के 9 शहरों पर पूरे 1 साल तक नियंत्रण रखा था, जिसमें एक तरह की व्यवस्था उभरी थी। फिर भी
तख्तापलट के बाद उनकी व्यवस्था पूरी तरह से लुप्त हो गई। वॉर जारी हो रहे हैं, चाकू जारी हो रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्हें शरद ऋतु के कलाकारों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे सभी वतू लोग अंतिम स्थिति में पहुंच गए। अब उसके मोहक शब्दों पर विश्वास मत करो, इस शहर पर धावा बोलो, और हमारे पास के चट्टानी कपड़े होंगे, हमारे पास के छोटे कपड़े होंगे, हम अपने आप का शहर राज्य वुटू बना सकते हैं, हम उनका गुलाम नहीं हैं। दंगाई सेना का भालू के रूप में ज्वालामुखी क्रांतिकारी। ये दंगा सेना के नेता लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें उन्मादी बना रहे हैं। अचानक ली युंजी ने अपनी तलवारें नीचे की ओर जंप पैड पर रख दी। उनके आकार की बिजली की एक सफेद बोल्ट की तरह थी, जो बख्तरबंद दंगाइयों की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रही थी। सेना के आश्चर्य से तीखा हो गया, और जब तक वे कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, तब तक दुर्जेय दंगाई सेना नेता के शरीर से चमकदार लाल रक्त की धार फूट जाती है। आसपास के सैनिकों के चट्टानों पर खून के छींटे थे, जो देखकर देख रहे थे कि उनके नेताओं के मुखिया को अलग अलग जगहों पर भारी जमीन पर फेंक दिया गया था। मृत हजारों लोगों के बीच उनके एक नेता की ऐसे हुई मौत। दंगाई सैनिकों को अभी भी अच्छी तरह से याद है कि कैसे इस शक्तिशाली नेता ने किले की ढाल की दीवार को कुचल दिया था। एक वास्तविक युद्ध मांस की चपेट में, फिर भी पलक झपकते ही वह ली युंजी की तलवारों के नीचे एक भयानक मौत से मिला। दूसरा नेता मर गया, दूसरा नेता मर गया। ये फोटोशूट महिला नेता का बदला ले, अन्य नेताओं का बदला लो। दंगाई सेना में जानलेवा हमला हुआ, और ये दंगाई सेना के रूप में सामने आया। जल्द ही उन्मत्त सेना में से कुछ ने अपने हथियार और रोंग वैली शहर की ओर हमला कर दिया। विद्रोही सेना दहाड़ती हुई रोंग वैली शहर की ओर हल्दी जा रही थी। अब उन पर किसी और बात का ध्यान नहीं था। जो लोग तलवारों की सीमा पार करेंगे वे मर जाएंगे। ली युनजी की आवाज एक बार फिर दंगा सेना के हर सदस्य में घुस गई। फिर भी दंगाई सेना का मुखिया दस्ता तेजी से आगे बढ़ा, और उसकी उग्र चीख सारी तर्कशक्ति पर हावी हो गई। अध्याय 42 दुनिया में अनोखा। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। ली युनाजी ने एक ही क्षण में अपना हाथ हिलाया और हवा में ही फ्लाइंग बर्ड कैंप को मारोएड का ऑर्डर जारी कर दिया। एक क्षण में सैकड़ों और अनपक्षी स्पाइडर ड्रैगन नीचे जंप पेड। प्रत्येक व्यक्ति से रक्तपिपासु आह निकल रही थी, जो पूरी तरह से क्रू ड्रैगन के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। ये हवाई नरसंहार घुड़सवार सेना द्वारा रचित से भी अधिक विनाशकारी था। ये टुकड़ों की कटिंग के समान था, जिसमें खून से लाल स्ट्रिप्स की तस्वीरें उठ गई थी, और अनगिनत दंगे खून के तालाबों में गिर रहे थे। हमला करो, हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग अभी भी अपने झंडे लहरा रहे थे और दंगाई सेना के अंदर चिल्ला रहे थे। खून के छींटे और चीखें लगातार जारी थीं। कुछ लोग अभी भी तलवारों के निशानों से निकले थे, अबुझी झील तक और रोंग वैली शहर की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। वे परछाई वाले हंसों की तरह ऊपर उठे और नीचे गिरे। हर नीची उड़ान वाले झपटे ने उन दंगाइयों की जान ले ली, जो ब्लेड के नीचे बुरी तरह मौत से पहले रोंग घाटी के शहर के टावरों तक नहीं पहुंच पाए थे। कि खून की धाराएं बह रही हैं, धीरे धीरे पानी में डूबती जा रही हैं, घाटी की धाराओं में मिल रही हैं, खून से लथपथ लगातार पानी में डूबती जा रही हैं। रात के अंधेरे में भी सब कुछ अभी भी बहुत वैज्ञानिक था। लंबे समय तक चलने वाले लेफ्टिनेंट ने एक टेरोस की सवारी की। टेरोसोरस ने अपने शक्तिशाली पंख फड़फड़ाए, जिससे दंगाई सेना हवा में उछल गई, जबकि लेफ्टिनेंट की लंबी तलवारें तेजी से युद्ध करने लगी, उन्हें एक एक करके मार डाला। कुछ ही समय में लंबे बन वाले लेफ्टिनेंट ने अंगूर लोगों को मार डाला था। उसकी उग्र भावना जागृत हुई, उसने क्रोध से चिल्लाने से खुद को नहीं रोका। दंगाइयों के एक समूह को मारने की कोशिश की, उसने जल्दी से अपने टेरोस पर उनका पीछा किया। लंबी तलवारें चली गईं, और जैसे ही लेफ्टिनेंट इन लोगों को काटने वाला चला गया, एक तलवार की छायादार चमक, जिसने उसकी लंबी तलवारें दूर गिरा दी, और यहां तक कि पेट्रोसोर भी इस अचानक युद्ध से चकित हो गया। उसकी तलवार को बेताशा फफड़ाते हुए लगभग जमीन पर गिर गया। जो लोग तलवारों की सीमा से आगे पीछे हटेंगे उन्हें पेज मानेंगे। ली युनाजी की आवाज ऊपर से आई। लॉन्ग कॉर्नर वाले लेफ्टिनेंट ने रुककर झूलाहट और भ्रम का मिश्रण महसूस किया, लेकिन वह तलवार की सीमा से आगे जाने की हिम्मत नहीं करता था। फ्लाइंग बर्ड कैंप के पास अद्वितीय युद्ध शक्ति थी, हजारों दंगे उनका मुकाबला नहीं कर सके, और जो लोग तलवार की सीमा पार कर गए, उन्हें अनिवार्य रूप से मार दिया गया। झील में शहीद हुए इकट्ठी हो गए, खेत में भी नरसंहार से मरे पड़े थे। ली युंजी ने ये सब ठंडे भाव से देखा, बिना किसी हलचल के तलवारों की सीमा पार करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार गिराने का आदेश दिया। देखो, हटो, वापस जाओ और तुम जीवित रह सकते हो। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। ली युंजी के शब्द सिर्फ लॉन्ग आईब्रो लेफ्टिनेंट के लिए नहीं थे, खून में संघर्ष कर रहे दंगाइयों ने भी सुना। जब ताकत में भारी अंतर होता है, कोई भी अपने जीवन को संजो कर नहीं सकता। वे पीछे हट गए। निश्चित रूप से, जब तक वे तलवारें सीमा से आगे नहीं बढ़ती थीं, फ्लाइंग बर्ड कैंप कभी उनका पीछा नहीं करता था। वे अस्थिर थे, जैसे कि वे भूत द्वार से आगे निकल जाते थे। जो लोग बहादुरी से युद्ध में उतरते हैं, वे कभी कभी शत्रुता की भावना के कारण अंधकार हो जाते हैं और सब कुछ अपना अपना अनदेखा कर देते हैं।
लेकिन अपने साथ के लोगों को एक के बाद एक मरते देखकर भय और जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। क्वेश्चन में लास्टिंग्स है। झांग तुओ। ली युनजी ने दंगा सेना के एक नेता का नाम पुकारते हुए फिर से कहा। दंगा सेना के अंदर एक नेता का चेहरा बहुत थका हुआ था, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने ली युंजी की ओर देखा, जो सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह जवाब दे या नहीं। उनसे कहो, अपने हथियार डाल दो और मैं उन्हें इस जमीन से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अगर वे दंगाइयों में शामिल हैं तो वे रात भर जीवित नहीं रह पाएंगे। ली युनजी ने कहा। मुझे महिला सम्राट के चरित्र पर भरोसा है, लेकिन मैं उन चिकित्सकों को ये कैसे समझाता हूँ, जीवन और मृत्यु में मेरा साथ दिया है। आप अब हमारे शहर के स्वामी नहीं, बल्कि ड्रैगन सिटी स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे पीछे मेरे हजारों लोग हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, एक भी सूती कपड़ा नहीं है। यदि महिला सम्राट वास्तव में लोगों पर दया करती हैं, तो कृपया हमें जीवित रहने का कोई उपाय बताएं। हम महिला सम्राटों के शासन के तहत किसी भी शहर में कभी भी अपमानित नहीं होंगे, नेता झांग तुओ ने गोलमाल से भरी आंखों से कहा। ली युनजी ने अपना बाण हाथ की मूर्ति में कहा, मैं पवित्र जीवित रहना का यही साधन हूँ। अचानक उसने अपनी तलवारों को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और जोर से वार किया, जिससे उसकी अपनी हथेलियां ही कट गईं। चमकीला लाल रक्त बह निकला, जो चांदी की तलवारों से ली युनजी की आसमान से हुआ जमीन पर आ गया। ये कैसा वादा है? झांग तुओ चिल्लाया। खोखला था, लाल धागा बना था और फिर जमीन पर गिर रहा था। ली युनजी ने बस अपनी पथरी को नीचे की ओर मोड़ दिया, जिससे खून लगातार गिरता जा रहा है। मैं आपके लिए समुद्री भोजन और कपड़े तैयार करने के लिए तैयार हूँ। इस रक्तवाचा के अनुसार, अगर ये सामान मेरे खून के कारखाने से पहले देश से नहीं, तो मेरी जिंदगी, ली युनजी, आपके लिए बलिदान हो जाएगा। दंगा सेना के नेता झांग तुओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फ्लाइंग ब्रेड कैंप के सैनिक भी असंतुष्ट ही हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ली युनजी ने ऐसा क्यों किया, जबकि वे स्पष्ट रूप से इन सभी ठगों को बिना कोई निशान छोड़े मार सकते थे। झांग तुओ ने कहा, अगर कुदाल नमूनों से हम जीवित रह सकते हैं, तो हम हथियार क्यों उठाएंगे? तुंग तुओ के शब्दों में वतू लोगों की वर्तमान दुर्बलताओं की झां में उनकी समानता और असहिष्णुता को अभिव्यक्त किया गया। वह पीछे मुड़ा और पीछे देखा, जहां पीछे हटने का कोई रास्ता न होने के कारण लोग अभी भी इकट्ठा हो रहे थे। उनमें से अधिकांश लोग सुन्न हो चुके थे, क्रूर स्वर्ग से इतने पीड़ित थे कि अब उनमें सोचने की क्षमता नहीं थी, वे केवल सहज ज्ञान पर जीवित रह रहे थे। इसके अलावा इस समय उन्होंने जो देखा वह भारी संख्या में पुरुष थे। लेकिन जब सर्दी आती तो महिलाएं और बुजुर्ग भी इस कतार में शामिल हो जाते। और कठोर सर्दियों के साथ बच्चे भी दिखाई देंगे। युद्ध के मैदान में उनकी कमजोर आकृतियां, उनकी मासूमियत बरकरार रहनी चाहिए थी, अब ठंड और भूख से सुन्न हो गए हैं, जानवरों में बदल गए हैं। स्वर्ग के अन्याय पर नाराजगी जताने के लिए, या इस संसार की निर्दयता पर विलाप करना है? झांग तुओ ने फिर अपना सिर उठाया और उस घमंडी आकृति को देखा। उसका खून बहना बंद नहीं हुआ था, घाव खुल गया था, दवा के बिना खून कभी नहीं जमता था। वतू लोग उसे पहचानते थे। 9 शहरों में से किसी में भी कदम रखते ही कोई भी एक नजर में केंद्र में ऊंची खड़ी मूर्ति को देख सकता था, शुद्ध और गौरवान्वित। अधिकांश लोग पहली नजर में कहेंगे कि वह कितनी अद्भुत थी, फिर भी वह कभी भी किसी अच्छे का प्रतीक नहीं थी। अब उन्होंने मूर्ति की मूल आकृति देखी, वह मांस और रक्त थी। फ्लाइंग बर्ड कैंप, रोंग वैली सिटी में वापस जाओ, ली युनजी ने आदेश दिया। महिला सम्राट, पीछे हटो, ली युनजी ने गुस्से से चिल्लाया। सैन्य आदेश पहाड़ों के समान भारी थे, दोनों लेफ्टिनेंटों ने अब और संकोच करने का साहस नहीं किया। पीछे हटना, पीछे हटना। फ्लाइंग बर्ड कैंप अच्छी तरह से प्रशिक्षित था, जो 2 लेफ्टिनेंटों का अनुसरण करते हुए फ्लाइंग ड्रैगन पर सवार होकर रोंग वैली सिटी की ओर वापस आ रहा था। वे काली परछाइयां तेजी से खोखली झील को पार करते हुए रोंग वैली सिटी के टावरों के पीछे से उड़ रही थीं। एक क्षण के लिए पूरे पहाड़ी दर्रे पर केवल ली युनजी ही अकेला खड़ा रह गया था। उसके सामने दंगा सेना के सदस्यों की भीड़ थी, स्वर्ग द्वारा त्यागे गए लोगों का एक समूह, जो ठंड और भूख से हताश था। और उसके पीछे एक भी सैनिक नहीं बचा। खून की बूंद बूंद नीचे गिरती गई, रात शांत होती गई। तलवार सीमा की ओर कोई और कदम नहीं बढ़ा। भीड़ की सुन्न निगाहों के बीच अंततः एक ध्यान दिखाई दिया। उन्होंने उस महिला को आसमान की ओर गर्व से खड़े देखा, उसके जीवन को धीरे धीरे खत्म होते देखा। हम सभी नश्वर हैं, लेकिन महिला सम्राट एक देवी है। शहर के टॉवर से झेंग यू आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने सोचा कि महिला सम्राट के आगमन के साथ, सैन्य कमांड टोकन के साथ, वह निश्चित रूप से कहर बर पाएगी और पैट्रिक ड्रैगन शहर राज्य के पूर्व में छिपे खतरे को पूरी तरह से मिटा देगी। लेकिन झेंग यू पूरी तरह से गलत था। उसके बगल में झू मिंगलांग की नजर ली युनजी से हट ही नहीं रही थी। वह देख रहा था कि उसका रंग लगातार पीला पड़ रहा था और उसका बायां हाथ भी हल्का हल्का कांपने लगा था। इस क्षण में झू मिंगलांग को अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ गई।
यांग शू के हाथ में जो अधिग्रहण पत्र था उस पर ली युंजी ने लिखा था, वह किसी शहर का नाम नहीं था, न ही लिंगशियाओ नगर राज्य के किसी समृद्ध शहर का। ये अनाज और कपड़े थे। ये वही था जो पूरे वुटू को राहत दे सकता था। NOPWELL.com पर अपडेट की गई कहानियां पढ़ें। जिन लोगों के भागने की कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें इस लुक में सुरक्षित रहने के लिए क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? भोजन और कपड़े। जब उसने हत्या का आदेश दिया तो तलवारें सीमा पार करने वाले दंगा सेना के सदस्यों के लिए दया या सहानुभूति का कोई निशान नहीं था। ली युनिजी उस क्षण में बहुत सारे और ठंडे खून वाले नीचे दिखाई दिए। फिर भी जब वह रोंग वैली शहर के लोगों के लिए, वुटू के लोगों के लिए जंगल का रास्ता तलाशते थे, तो अपनी हथेलियों को काट दिया और खून टपकाने लगा, तो ली युंजी एक देवी की तरह धरती पर उतर आए, जो इन जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया गया देखना नहीं चाहता था। इसलिए वह हमेशा अपनी स्पष्ट आंखों से अपने विचारों को इंगित करने में असमर्थ था। वह वास्तव में इस दुनिया में अनोखी थी। कुछ वोट और फेंकिए, आखिरी मत मेरी बनिए। आखिरकार प्लेटिनम स्टार राइटर बनने का प्रयास किया जा रहा है। जब वोट कम होते हैं तो ये शर्मनाक होता है। हालांकि मेरा चेहरा आमतौर पर कमजोर है, हमें उन वोट को मंजूरी देने की समीक्षा करें। ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारी कहानियों में उच्च शुरुआत, कम प्रगति के बारे में बात करता है ना? अध्याय 43। अध्याय 43 हरे रंग का खाना। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। नीले आकाश ने किसी का ध्यान न गया, रंग बदला गया। धीरे धीरे जेड की चमक बिखेरी जा रही थी। डोंगसू किले शहर की दिशा में क्षितिज पर शुद्ध सफेद रोशनी की धारियां। जंगल धीरे धीरे भूमि की ऊंचाई का रेखा चित्र टूट गया और धीरे धीरे रात का पर्दा चित्र टूट गया। तारे तुरंत गायब नहीं हुए, वे अभी भी गुलाबी, नीला, नेवी और जेड सफेद रंग के साथ साका आकाश को सजा दे रहे थे। भोर के करीब आने के साथ सितारों की छतरी ने इस मंदबुद्धि रोशनी वाली दुनिया में एक और शानदार और रंगीन तमाशा दिखाए। ली युंजी खून की सर्जरी से खून टपकता रहा क्योंकि अभी तक बंद नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सुना हो। उसने धीरे से अपना चेहरा उसे कुरेया। उसका संबंध था पश्चिम की ओर टिकी जगह, उस दिशा में अंधेरे से पहाड़ों को देख रही थी। अचानक ऊपर की ओर चट्टानें, काले हंस जैसी चट्टानें, एक के बाद एक उभरती हुई चट्टानें। ये काले हंस कतरों में बने हुए भोर के स्मारकों को छूते हुए आगे बढ़ते गए। ऐसा लग रहा था कि वे रात से दिन में उड़ रहे हैं। वे रोंग वैली सिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उनका निष्कर्ष गिरद हत्या का कोई स्मारक नहीं है। इस फ्लाइंग ब्रेड कैंप का आधा हिस्सा जिसे ली युनजी ने वापस भेजा था, उसका नेतृत्व लू प्रभाजुन ने किया था। वह सभी नकली ड्रैगन को रोंग वैली सिटी ले आया और ली युनजी की इच्छा के अनुसार सभी आपूर्ति को जारी किया गया। देखते ही देखते सामान पहाड़ की तरह हो गया और अनके अनाज बोरों की दरारों से बाहर की ओर मिट्टी पर टूट पड़े। सुबह की रोशनी में नहाए हुए उनकी चमक सोने से भी ज्यादा चमकदार थी। जिस समय यह नकली ड्रैगन दिखाई दिया, दंगा सेना कुछ हद तक भयभीत हो गई, विशेष रूप से नेता झांग तुओ, जिसका चेहरा तन गया और सूख गया, जिससे उसकी त्वचा पर धब्बे पड़ गए। लेकिन जब उसने देखा कि नकली ड्रैगन के कपड़े और कपड़े लेकर आए हैं, जैसा कि ली युनजी ने कहा था, तो जांग तुओ का चेहरा लिटिल कांप उठा। एक पल के बाद आज जो उसने सोचा था कि सूख गए थे, बाहर निकले और बस साफ नहीं हो रहे थे। रोंग वैली सिटी लॉर्ड सुरक्षा ये गश्त करेंगे। जांग तुओ, सुरक्षा भी उनकी मदद कर सकती है, ली युनजी ने जांग तुओ से एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। ये तलवारों का घाव। झांग तुओ हुचिचाया। जिस क्षण आप अपना हथियार डाल देंगे, आप मेरे सामने हो जाएंगे। शक्तिशाली ड्रैगन सिटी स्टेट क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, भले ही आपने हत्थे हों, ली युनजी ने उत्तर दिया। धन्यवाद महिला सम्राट, आम लोगों के प्रति आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। जांग तुओ जोमिन पर मितव्ययी के बल बैठ गया और झेंककर ली युनजी को धन्यवाद देता हुआ आ रहा है। जब से दंगा सेना का उदय हुआ है, वे चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि ये कथित दरिंदे, बेसहारा लोग उनके सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन अब शहर के दरवाजे पूरी तरह से खुले थे। शक्तिशाली दंगा सेना शहर में कदम नहीं रखना शौक। इसके बजाय उन्होंने शहर की दीवारों के सामने सुरक्षा रूप से उन युवाओं को इकट्ठा किया जो उन्हें समुद्र तट में मदद करते हैं। पुरानी छुट्टियों पर लोग एक के बाद एक अपने बंदा घर से बाहर आश्रम लगे। अपने बच्चों को साथ लेकर चल रही महिलाएं भी क्या, वे डर और उत्सुकता के मिले जुले भाव से दूर से देख रहे हैं। मम्मी इतनी मोटी क्यों बोली? उनके तो बड़े नुकीले दांत भी नहीं होते, छोटे बालों वाली 4 साल की बच्ची ने अपनी मां से बचकानी आवाज में कहा। लड़की की मां स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे रही है। सिटी लॉर्ड की हवेली में कुछ रंगीन टाइलें, कुछ ग्रे टाइलें और नामी गार्डन में बेल के फूल लगे हुए थे। बारिश से भीगी फिल्में पूरी तरह से बिखरी हुई थी। उनकी बारिश के बाद की घाटी की ताजी लहरें के साथ मिलकर बेहद गायब थी। एक साधारण बांस की चटाई पर एक कंबल बिछा हुआ था और झू मिंगलांग एक छोटे से स्टॉल पर बैठकर ली युनजी के घावों का इलाज कर रहा था। ली युनजी एनेस्थोमिक हो गया था। इसके लक्षण रक्त हानि था। असल में झू मिंगलैंग को लगा कि ली युनजी की फिल्म में मौत के साथ जुआ का तत्व था। अगर फ्लाइंग ब्रेड कैंप में देरी हो जाए तो क्या होगा?
क्या वह अपनी जान का स्थान नहीं खोएगा? जैसे ही उसने घाव पर पट्टी बांधना समाप्त कर दिया और झू मिंगलांग ने सोचा कि वह अंततः उपयोगी साबित हुई है, ली युनजी जाग गई। उसने अपनी निश्चित नियति, अपनी दृष्टि झू मिंगलांग के चेहरे पर लगाई। झू मिंगल खुद को काफी सुंदर चित्रित किया गया था, लेकिन किसी भी महिला को मोह में फंसाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ली युनजी द्वारा इस तरह से जाने पर झू मिंगलैंग को वास्तव में थोड़ा कम महसूस हुआ। वह कहावत फिर कैसे सच हो गई? उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। कुछ लाल खजूर का त्योहार है, अभी बनाया है। मैं रसोई में विक्रेता इसे आपके लिए लाऊंगा, झू मिंगलांग ने कहा। NO वेलबन कॉम पर सबसे नए उपन्यास उपनाम। ठीक है, ली युनजी ने सिर हिलाया में उत्तर दिया। लाल खजूर की झांकी के बाद झू मिंगलांग ने उसे दिखाने का इरादा किया, लेकिन उसके शोरूम के चारों ओर की बंदी की झलक और फिर आकर्षक रूप से आकर्षक आकृतियों को देखने के बाद उसने धीरे धीरे उसे हिलाया, जिससे लाल खजूर के मसाले और मिश्रण के टुकड़े निकले। जुंगल मिंग ने फिर धीरे धीरे लकड़ी का सामान ली युनजी के 2 को स्केल तक कर दिया। ली युनजी हुचिचाया। जुंगल मिंगांग ने कहा, मेरी रसोई में एक घूंट लिया, अब ये गर्म नहीं है। ली युनजी ने झू मिंगलांग को गहराई से देखा और कहा, इसे नीचे दिखाओ, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। जुंगल मियांग ने जोर देकर कहा, उचित रक्त परिसंचरण के लिए आपको लेटने की बर्बादी है। ली युनजी युद्धों की अनुभवी घाटियां और उनके गंभीर स्मारक बनी हुई थीं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि बैठने की थोड़ी सी भी कोशिश से उन्हें सांस लेने में परेशानी होगी। बदर का हाल कैसा है? ली युनजी ने एक घूंट लिया और निगलते ही उसने पूछा। सब ठीक चल रहा है। शहर के स्वामी झेंग और नेता झांग सक्षम लोग हैं। 10,000 से ज्यादा वतू लोगों को पहले ही आपूर्ति मिल चुकी है और वे वापस आ रहे हैं, झू मिंगलांग ने कहा और ली युनजी को लाल खजूर का दलिया चम्मच से खिलाना जारी रखा। झू मिंगलांग ने उसे धीरे धीरे खाना खिलाया, जो खिलाने के लिए उचित गति थी। हालांकि ली युनजी के होठों के हर बार खुलते ही उसकी नजरें उससे बचती हुई इधर उधर हो जाती। उसे उसकी आंखों में वह दृढ़ निश्चय याद था जब वह दंगा सेना के हजारों सैनिकों का सामना कर रही थी। शायद झू मिंगलैंग वास्तव में हजारों सैनिकों से ज्यादा खतरा था। क्या यह आपका युवा ड्रैगन है? ली युनजी ने झू मिंगलांग के बगल में छोटे से नकली ड्रैगन को देखा और उसकी आंखों में खुशी की लहर फैल गई। तुमने इसे पहचाना हो? झू मिंगलैंग मुस्कुराया। उसका मतलब यह था कि यह बाई क्यूई थी जिसने उन्हें कालकोठरी खोलने में मदद की थी, लेकिन वह उसके संयम के लिए आभारी था। उसे लगा कि उस सेटिंग को लाने का यह सही समय नहीं था। ली युनजी ने उलझन का संकेत प्रकट किया और एक पल के बाद उसे वह छोटा बर्फीला रेशम का कीड़ा याद आया जिसे झू मिंगलैंग अक्सर अपने हाथ की हथेली में पालता था। लिटिल व्हाइट ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर देखा, ली युनजी को भी स्पष्ट रूप से पहचान लिया और एक मधुर चहचहाहट जैसी ध्वनि निकाली जो आनंदमय और गीत जैसी थी। देखिए, मैं सिर्फ रेशम के कीड़ों को पालने में ही अच्छा नहीं हूँ, झू मिंगलैंग ने अपनी आवाज में गर्व के भाव के साथ कहा। हालांकि अपनी तलवार पर अकेले उड़ने और दंगा सेना में हजारों लोगों को रोकने के बारे में सोचकर झू मिंगलैंग को थोड़ा पराजित महसूस हुआ। शायद उसे अभी भी लंबा सफर तय करना था। ली युनजी का ध्यान लिटिल व्हाइट पर था और उसके कुछ पीले गालों पर मुस्कान उभर आई। कोई भी प्यारे और विनम्र पालतू जानवरों को नापसंद नहीं करता है, और लिटिल व्हाइट के पास लिंगलोंग तकनीक होने के कारण अब वह खूबसूरत पंखों वाली एक छोटी सफेद बिल्ली से अलग नहीं दिख रही थी। अगर कोई इसे पालतू जानवरों के बाजार में रखे तो यह निश्चित रूप से किसी भी महिला का दिल आसानी से पिघला सकता है। इसका नाम क्या है? ली युनजी ने पूछा। बाई क्यूई, बाई क्यूई, बाई क्यूई, ली युनजी ने कुछ बार दोहराया। आंगन के गेट पर एक आदमी पसीने से लथपथ लेकिन चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ तेज कदमों से अंदर आया, जैसे कोई खुशखबरी सुनाने जा रहा हो। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी नज़र घर के सामने के इस दृश्य पर पड़ी, जहां एक निहित आत्मीयता का माहौल बेर के फूलों की खुशबू की तरह हवा में फैल रहा था। झेंग यू आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ समझ गया हो और तुरंत वापस आंगन से बाहर चला गया। ये भाई झू वास्तव में कोई साधारण आदमी नहीं है। यहाँ तक कि महिला सम्राट जैसी प्रतिष्ठित महिला भी उसके सामने शर्मीली और नम्र दिखाई देती है। झेंग यू और भी अधिक श्रद्धा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 44 अच्छी प्रतिभा। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। उसे लाल जन्मदिन के जन्मदिन की एक छोटी आधी कटोरी के बाद झू मिंगल को कुछ याद आया और उसे लगा कि यह बात उसे ली युनजी को बतानी चाहिए। मैंने तुम्हारी बहन को अकादमी में देखा था, झू मिंगलांग ने कहा। कौन? ली युनजी ने पूछा। क्या आपकी कई बहनें हैं? झुंगल मिंगांग ने हैरान कर देने वाले सवाल पूछे। उसने आखिर क्या कहा? ली युनजी ने पूछा। पहली बार मैंने उसे पुल के किनारे देखा, वह मेरे बगल में बुक पवेलियन में देखी, जहां उसने खुद को कॉफी के रूप में प्रचन किया और मैंने धोखा खा लिया। झू मिंगलांग ने ली युनजी को घटना के बारे में बताया।
जुंगल मिंगांग को बाद में पता चला कि ड्रैगन टैमिंग अकादमी के सभी लोग नान लिंगशा को जानते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने वास्तव में उन्हें नहीं देखा था। कई लोगों का कहना था कि इसमें एक राष्ट्र को गिराने की प्रतिष्ठा थी। पास की फाउंड्री और बाजार में बहुत से लोग नान लिंगशा को नहीं जानते थे और किसी ने उसे देखा भी नहीं था। जब जुंगल म्यांग ने नानये का परीक्षण किया, तब नानये को ली युनजी और नान लिंगशा के आसपास की स्थिति का पता चला। नानये स्वाभाविक रूप से नान परिवार से थे और उनके उच्चाधिकारी थे, मानो वह अकेले ही ली युनजी और नान लिंगशा के बीच के दौरे के बारे में जानते थे। उन सभी ने उसे देखा है। ली युनजी को कुछ समझ में आया, उसने अपना हिलाया सिर और थोड़ी देर बाद कहा, इसमें राजनीति का हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। ये देखने के बाद ली युनजी खुद थोड़ी खोई हुई लग रही थी, उसके नन्हों के बीच उदासी का एक रंग था। भाग लिया। जुंगल मिंगंग ली युनजी द्वारा कहे गए दो शब्दों का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आया। क्या आपको संदेह है कि आपकी बहन और नान परिवार भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? जुंगल मिंगांग ने आश्चर्य से पूछा। ली युनजी ने कहा, मेरे कई दुश्मन हैं। जुंगल मिंग ली युनजी के परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसकी स्थिति का विश्लेषण करने में मदद नहीं कर सका। फिर वहां एक शातिर महिला थी जिसे कालकोठरी में ली युनजी ने बहन कहा था। ऐसा लग रहा था कि लुओ सियाओ ने उसे मारा है, तो उसकी असली पहचान क्या थी? वह जो कुछ भी बता सकता था, उसके अनुसार वह ली युनजी की करीबी थी और यह व्यक्तिगत संभावना एक निष्पादक थी। तो सारमा के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? कई दुश्मन, इसका क्या मतलब है कि जब वुटू में उसे अपदस्थ किया गया और फंसाया गया, तो उसमें कौन से लोग शामिल थे? चिरस्थायी शत्रु, पुराने शत्रु, दूर के शत्रु? आगे के विचार में, ली युनजी के पास मूल रूप से कई अनुयायी थे, उनकी अपनी सेना रक्षक और अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। वह एक साधारण महिला कैदी कैसे बन सकती थी? जुंगल मिंगांग ने जो देखा, उसकी स्थिति कहीं अधिक जटिल थी। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जुंगल मिंगंग ने पूछा। ली युनजी ने कहा, अपना अच्छा विचार रखें। जुंगल मिंगंग ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मेरे कुछ दुश्मन अभी भी दोस्त बने हुए हैं और वे संभावित छाया तूफान के लिए आगे बढ़ना जरूरी है, ली युनजी ने बेचैन से झू मिंगलांग से कहा। जुंगल मिंगांग ने हिलाया। लुओ जियाओ को पहले ही पता था कि ली के साथ कालकोठरी साझा करने वाला आदमी कौन है। युनजी थे। जुंगल मिंगांग के लिए वह एक बड़ी समस्या थी और जो लोग लिंग युनजी को फिर से उभरते नहीं देखना चाहते थे, वे इस स्थिति का पूरा लाभ उठाएंगे। ली युनजी की अपने परिवार में स्थिति सुधरती दिख रही थी, जबकि दूसरी ओर झू मिंगलांग संभावित उसकी नाजुक परतें जा रही थी। इस बार झू मिंगलांग को याद आया कि नांगलांगशा ने क्या कहा था। ली युनजी के लिए घाव की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका यह था कि वह खुद को बदल ले। तुम मेरी चिंता करने की बर्बादी नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जहां तक बच्चे का सवाल है, भविष्य में इस तरह से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कम करना। जब देखभाल करने के लिए मेरे पास कोई ईमानदार व्यक्ति न हो, तो इस तरह का असंयम बहुत खतरनाक हो सकता है। झू मिंगलांग ने भी ली युनजी को ये याद दिलाया। ली युनजी ने अपने जन्मदिन में लाल खजूर के गूदे को धीरे धीरे दराबाबाया में रखा, जहां उनकी खूबसूरत जगहें थीं और जहां देख रहे थे, शायद उन्हें लग रहा था कि झू मिंगलांग के शब्दों में पाखंड का संकेत था। इसी समय आंगन में पदचाप ने कहा। ये झेंग यू था। वह वास्तव में पहले भी आया था, लेकिन ये देखते हुए कि दोनों को कुछ निजी समय की आवश्यकता थी, झेंग युओंग रोंग वैली सिटी के क्षेत्र को रेखांकित करने के लिए सड़कों पर घूम रहा था। महिला सम्राट भाई झू। झेंग यू ने एक विद्वान का मैनिस्टेड बनाया, हर बार बहुत सावधानी बरती। भाई झेंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? जुंगल म्यांग का जवाब बहुत ही सहज था, क्योंकि उसने कभी खुद को विद्वान नहीं माना था। इस बार महिला सम्राट द्वारा दिए गए स्रोत में प्रचुर मात्रा में सामग्री है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से तरह तरह की आपूर्ति नहीं की गई है। मेरा अनुमान है कि यह एक सीजन के लिए 8000 घरों के लिए पर्याप्त है। नेता झांग तुओ भी विचार वाले हैं। वे मुझसे चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि लोगों को सीधे मछली पकड़ने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें मछली पकड़ने की सलाह दी जाती है। कुछ चीजों को उत्तर में लौहयस्क खनन के लिए काम पर रखा जा सकता है। झेंग यू ने कहा, डोंगसू किले के पीछे पहाड़ पर चढ़ो और फिर दैनिक मठ तय करो। भोजन अंततः छूट जाएगा। अगर अगले साल भी खराब रही तो क्या होगा? क्या होगा यदि अगले वर्ष ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़े और शीत ऋतु और भी अधिक वांछनीय हो जाए? झेंग यू का मानना था कि महिला सम्राट उन्हें अपने ही लोग पट्टे पर देती हैं, इसलिए लोगों को राहत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें काम भी मिलना चाहिए। इस प्राकृतिक आपदा से पीड़ित वुटू लोगों में से हर एक को यह समझ में आया कि काम करना, फसल उगाना और भुगतान प्राप्त करना कितना कीमती था। लौहयस्क की मांग सभी प्रमुख नगर राज्यों में थी। लौहयस्क को बेचकर तथा उसे भोजन और कपड़ों के बदले में देकर वतु को अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त होती थी। मम्मा, यह एक अच्छा सुझाव है, लेकिन उन निम्न श्रेणी के लौहयस्कों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास वुटू का एक शिरा मानचित्र है, मैं इसे आपको देने के लिए किसी को भेजूंगा। आप और झांग तुओ इस कार्य को पूरा करें। ली युनजी ने सिर हिलाया और कहा।
मैंने सुना था कि वतु में दुर्लभ अयस्क हैं, इसलिए महिला सम्राट ने पहले से ही वतु के लिए समृद्धि का मार्ग सोच लिया है। झेंग यू ने एक बार फिर अपनी प्रशंसा और सम्मान व्यक्त करने के लिए सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। फ्लाइंग बर्ड कैंप जल्द ही यहाँ से हट जाएगा। झांकतुओं को सेना में बने रहने के लिए कुछ नैतिक रूप से ईमानदार व्यक्तियों को रखना चाहिए। वुटू को अपनी सेना की जरूरत है। मैं इन लोगों को आधे साल तक वेतन दूंगा। 6 महीने बाद खदानों से होने वाली आय से काम चल जाएगा। वुटू के 9 शहरों को आने वाले साल के लिए श्रम कर से छूट दी जाएगी, ली यूनजी ने स्पष्ट रूप से कहा। आपका नौकर समझता है। झेंग यू ने सिर हिलाया। वह ली यूनजी के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहता था और निश्चित रूप से उसने पहले ही इसे ध्यान में रखा था। इस दंगे का अनुभव करने के बाद वुटू अराजकता में था और उसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे स्वस्थ होने और स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से सब कुछ सकारात्मक दिशा में विकसित हो रहा था। झेंग यू को बहुत राहत महसूस हुई। जब तक उन्हें हर जगह बिखरी लाशों और व्यापक नरसंहार वाली आपदा का सामना नहीं करना पड़ता, तथा सेना, अधिकारी और लोग एक साथ मिलकर काम करते रहते हैं, तब तक वे अंततः फिर से प्राकृतिक आपदाओं से तबाह नहीं होंगे। झेंग यू ये भी जानता था कि ली युंजी को अधिक आराम की आवश्यकता है और उसने अन्य तुच्छ मामलों का जिक्र नहीं किया, वे स्वाभाविक रूप से उन अधिकारियों के लिए थे। झेंग यू एक सक्षम प्रतिभा है, झू मिंगलैंग ने ली यूनजी से कहा। यहाँ आने के रास्ते में झू मिंगलांग ने ली युंजी को दुश्मनों से बचने के लिए झेंग यू की पानी धारण रणनीति के बारे में पहले ही बता दिया था, और अभी ली युंजी के शब्दों से भी झेंग यू का अच्छा उपयोग करने का उसका इरादा पता चला। हाँ, उसने रोंग वैली सिटी पर कब्जा कर लिया, लोगों के एक दूसरे को मारने की त्रासदी को रोक दिया और हमें पैंतरेबाजी करने की जगह दी। अगर वह मेरे द्वारा सौंपे गए कार्यों को संभाल सकता है तो उसे वुतू के 9 शहरों का प्रभार लेने दें, ली यूनजी ने सिर हिलाया। सैन्य रणनीतियों को समझना, शहर पर शासन करने में सक्षम होना, विवरणों की उपेक्षा न करते हुए बड़ी तस्वीर को जानना, ली युंजी दंगा रोकने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन लोगों का सच्चा शांतिपूर्ण जीवन झेंग यू जैसे किसी व्यक्ति पर निर्भर था। इसके अलावा नागरिकों का एक दूसरे को मारना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। पैट्रिक ड्रैगन सिटी के शासकों में से एक के रूप में, अगर रोंग वैली सिटी के नागरिकों का नरसंहार किया गया और उसने हथियारों को मुक्त कर दिया, तो पैट्रिक ड्रैगन सिटी के लोगों को समझाना मुश्किल होगा। वर्तमान परिणाम दुर्भाग्य के बीच सौभाग्य का एक झटका था। झू मिंगलांग को भी राहत महसूस हुई, कम से कम वह अभी भी गिरते हुए बेर के फूलों से भरे आंगन में शांति का आनंद ले सकता था। कोई और नतीजा उसके दिल को सुन्न कर सकता था। हालांकि ये शांति थोड़ी क्षणिक थी। जब विलंब का समय आया तो झू मिंगलांग को अचानक कुछ अनिच्छा महसूस हुई। फिर मैं अकादमी लौट आया, झू मिंगलांग ने कहा। मैं अकादमी में नहीं आऊंगा। वहां आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वह मैं नहीं हूं, युलिनजी ने झू मिंगलांग को याद किया। चुंगलांग ने अपना सिर खुजलाया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ली यूं उस घटना से संबंधित थी जहां उसने किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपनी गलत समझ ली थी, या उसने ये सुझाव दे रही थी कि वह उसे पहले बहाल कर दे। नहीं, सावधान रहो। पुल के मुहाने पर जिस व्यक्ति से तुम मिले थे वह संयोग से नहीं था। ली युनजी ने एक दोस्त के लिए अर्हता प्राप्त की, लेकिन फिर भी झू मिंगलांग को एक और याद दिला दिया। मैं झुंगल मिंग आगे पूछना चाहता था, लेकिन खूबसूरत ली युनजी ने पहले ही कई चांदी के धागों से बुनी हुई उड़ती तलवारों पर कदम रख दिया था, जिससे झूंग मिंग के चेहरे पर एक बेहद उभरी हुई आकृति दिखाई दी। जुंगल मिंगंग ने उसे जाते हुए देखा और जल्द ही गहरी सोच में डूब गया। संयोग से नहीं, इसलिए पुल के मुहाने पर उनकी प्रारंभिक परीक्षा थी। और फिर किताब में एक और मजा। सबसे पहले झू मिंगल को यह भी संदेह था कि ली युनजी का व्यक्तित्व दोहरा हो सकता है। वह महिला जो उसे पुल के मुहाने पर और बुक पेवेलियन में मिली थी, वह उसकी बहुत सारी बातें जुलती थी, और कुछ समय तक ड्रैगन सिटी में रहने के कारण उसने कभी नहीं सुना था कि ली युनजी और नान लिंगशा जुड़वां थे। अब ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही कल्पना कर बैठी थी। ली युनजी ने नान लिंगशा से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। क्या कारण था कि उन्हें डर था कि झूंगलैंग उन्हें अलग अलग नहीं बताता है और फिर से धोखा खाएगा, या उन्हें क्या लगा कि नान लिंगशा अभी भी डरा हुआ है? किसी कारण से झू मिंगलैंग को लगा कि ली युनजी नान लिंगशा से सावधान रहें। क्या उनका रिश्ता संबंध पूर्ण नहीं था? जुड़वां बच्चे आमतौर पर सुख दुख साझा करते हैं। ऐसा क्या हुआ जब वे अलग अलग परिवार में पले बड़े थे, या अतीत में उनके बीच कुछ शानदार घटनाएं घटी थीं? अध्याय 45 हे या एज योर ड्रैगन ब्लड लाइन। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। अपना मिशन पूरा करने के बाद झू मिंगलैंग को स्वाभाविक रूप से ड्रैगन टैमिंग अकादमी में वापस जाना चाहिए। आखिरकार वह इस आपदा में एक योग्य दर्शक था। भाई झू, आप क्या जा रहे हैं? मैं आपके लिए कुछ छोटे उपहार तैयार कर रहा हूं ताकि आपके न्यायपूर्ण बचाव के लिए रोंग वैली सिटी की कृतज्ञता वार्ता कर सकूं, झेंग यूने ने कहा, और झू मिंगल को जल्दी से देखते हुए कहा उसके पास पहुंच।
ये तो बस एक छोटी सी है, हम उपहार छोड़ सकते हैं, बात कर रहे हैं, झू मिंगलांग ने कुछ शर्मीली बात कही। झेंग यू ने जोर देकर कहा, इसे दोस्तों के बीच एक उपहार बनाओ। झेंग यू बहुत दृढ़निश्चयी था। उनके विचार में, अगर कोई मदद करने के लिए तैयार हो तो यह उसकी कुलीनता का प्रतीक है, और सामुदायिक व्यक्ति के चरित्र का एक लोकाचार है। तो मैं स्वीकारोक्ति का सम्मान करता हूँ। क्या आप शहरवासियों को नासा की खुदाई के लिए कनेक्शन नहीं दे रहे हैं? अगर आप हरे भरे चमक वाले किसी चांदी के लोहे के टुकड़े मिलें तो कृपया मेरे लिए कुछ ले लें। मैं अपने ड्रैगन के लिए ड्रैगन कवच का एक बहुत ही आकर्षक टुकड़ा बनाना चाहता हूँ, झू मिंगलैंग ने इस मामले को चित्रित करते हुए कहा। भाई झू के लिए कुछ करने में सक्षम होने से मेरा मन शांत हो जाता है। कुछ दिनों में मैं उनके साथ उच्च न्यायालय भेजा गया था, और मैं आपको दोनों जोड़ों को मेरा हार्दिक धन्यवाद देता हूं, झेंग यू ने कहा। शिक्षक के बे, मुझे डर लग रहा है। झू मिंगलांग ने गहरी सांस ली, फिर उनके घाट पर सड़क और शिक्षक के बे के छात्र की घटना याद आ गई। ये सुनकर जेंग यू और भी आश्चर्यचकित हो गए, उनके चेहरे पर बहुत अधिक अपराध बोध और शर्म की भावना थी। उन्होंने झुंगल मिंग को नामांकन से प्रणाम किया और कहा, मैं निश्चित रूप से चुने गए दिन पर व्यक्तिगत रूप से अपना धन्यवाद और सम्मान समर्पण चाहता हूँ। रोंग वैली सिटी से बहती और नीली पानी वाली सिल्वर वेव झील पर नजर ही फू मिंगल को राहत का एहसास हुआ। फ्रोटो रंग के मेपल के जंगलों से जंगल के बाद वह अपने क्वार्टर से बागा चला गया, लेकिन इसके बजाय वह सीधे फ्लोरिडा के जंगलों की ओर बढ़ गया। रियलिटी झील के विपरीत किनारे पर था, और जब झू मिंगलांग अंदर आया तो सब कुछ बहुत शांत था। बाल वाली एक महिला फूलों की वस्तुओं को हेयरपिन की तरह इस्तेमाल करती थी, अपना सिर मांस पर रूकी लेटी हुई थी, हल्की सांस ले रही थी, उजले और सौम्य दो में सो रही थी, झू मिंगलांग के कदमों से प्रभावित। इसमें लिल पियही शामिल होंगे, जो स्टुअर्ट गुरु के शिष्य थे। अध्यापिका डुआन लैन को पहले ही उनके परिवार द्वारा छीन लिया गया था, और जन नदी का ड्रैगन अब उपचार पूल में नहीं था। छोटा काला दांत, झू मिंगलांग ने धीरे से पुकारा। कई उपचारात्मक तालाबों की खोज करने के बाद भी जब उसे अपना विशाल काला ड्रैगन नहीं मिला, तो झू मिंगलांग ने पैमाइश पहेली में और अंदर जाने का निर्णय लिया। हॉल के पीछे एक बड़ी बोतल थी जिसमें औषधि बनाने के लिए बड़े बड़े स्टॉक और औषधीय भोजन पकाने के लिए बड़े बड़े बर्तन थे। जैसे ही झू मिंगलैंग को लगा कि वह गलत जगह पर है, एक बड़ी काली बड़ी छाया औषधि स्टॉक से धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। रेजियस न केवल ड्रैगन शेफर्ड की सेवा करता था, बल्कि भय ड्रैगन की देखभाल भी करता था, जिसका अर्थ था कि सभी स्टॉक और बोतलों के बड़े बड़े उपकरण बैटरी थे, जिनमें से कुछ तो बैल की छोटी दीवारों के अवशेष थे। फिर भी चूल्हे में वह जगह थी जहां लकड़ी की राखियां बनी हुई थी, उस काले पाक चोर के लिए मुश्किल जगह थी। उसका विस्तृत पुंछ आउटलुक हुआ था, हिल रही थी और आसपास के चूल्हे को गिराने की धमकी दे रही थी, जबकि उसका मोटा ड्रैगन पिछले हिस्से की तरह हिल रहा था और वह बड़े चाव से खाना खा रहा था। खाने में भले ही यह भद्दा लग रहा था, लेकिन यह ब्लैक ड्रैगन एजियो ड्रैगन रक्तरेखा का था, जो पूंछ से लेकर शरीर तक एक भव्य राजसीपन और नाटकीय आकर्षण आ रहा था, जो असाधारणता का एहसास दे रहा था। ये किसका विचित्र चारकोल ड्रैगन है? यह अच्छा ही आकर्षक है, लेकिन इसमें कोई व्यापारी नहीं है, इस तरह का भोजन चुराया जा रहा है। झू मिंगलांग ने समुद्र तट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये दिखाने का निर्णय लिया कि उसने कुछ नहीं देखा है और अपने काले दांतों की तलाश जारी है। ओह, वाइल्ड चारकोल ड्रैगन ने प्रतिक्रिया करते हुए थोड़ी देरी की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना बड़ा सिर कुचला और झू मिंगलांग को देखा, जिसके चेहरे पर टास्कर की भावना थी। ड्रैगन हॉट की ग्रेट हैप्पीनेस से आपत्ति, ड्रैगन ने अपना खाना छोड़ दिया और झू मिंगलांग की ओर से उत्साह बढ़ाया। चुंगलांग डांग रह गया। ये बदतमीज काला जेन, रसोई का खाना चुराने से लेकर न खाने तक, उसे भी चखने वाला था। इसके अलावा वह वास्तव में राक्षस जैसा लग रहा था, उसकी काली ड्रैगन त्वचा लोहे की तरह थी, उसके शक्तिशाली शरीर के बारे में तो वही कहता है। उनके खुद का कमजोर शरीर शायद भूखा व्यक्ति के लिए भी नहीं होगा आत्मनिर्भर। और करीब मत आओ, मैं झुंगल मिंग की मदद के लिए बाई ची को कॉल करने का मौका भी नहीं मिला जब ब्लैक ड्रैगन ने उस पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जल्द ही झू मिंगलांग ने ड्रैगन के बड़े काले राक्षसी नुकीले दांत देखे और महसूस किया कि एक प्राचीन सहस्राब्दी पुराना गणतंत्र भी इस ड्रैगन के आतंक और राष्ट्रीयता से मेल नहीं खा सकता है। जब उसने सोचा कि अब वह असामान्य दृश्य वाला है, तो अचानक एक चिपचिपी उसकी जीभ ऊपर आ गई, जिसने झूंगलांग को पूरी तरह से घायल कर दिया। ऐसा महसूस हुआ कि झू मिंगलैंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ब्लैक ड्रैगन ने उसे कई बार चाटा, जब तक कि झू मिंगलैंग ने संदेह के संकेत के साथ पूछा, बड़े काले दांत? ब्लैक ड्रैगन के बड़े सर ने कई बार जोर से झटका मारा, जिसके पास स्थित यान योंग लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया। उस झुंगल मिंगांग ने जल्दी से अपने मन को शांत किया और काले दांत के साथ उस धुंधली आत्मा के बंधन को महसूस किया। जल्द ही उनके सामने ब्लैक मेडल ड्रैगन की ओर से प्रतिक्रिया हुई, जिसने झूंग मिंगन को इतना आश्चर्यचकित कर दिया कि वह काफी देर तक बोल नहीं सका। बस इस अपहचानने में अभिशाप ब्लैक ड्रैगन को चौड़ी आंखों से देखना पड़ा। ड्रैगन में राक्षस हो गया।
उसकी किशोर आत्मा वास्तव में एक ड्रैगन में परिवर्तित हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस क्षण को पूरी तरह से चूक गया था जब वह ड्रैगन गेट से छलांग लगाकर बाहर आया था। बड़ा काला दांत, ये वास्तव में आप हैं। NOVL.com पर आपके पसंदीदा उपन्यास। तुम एक ड्रैगन में बदल गए। झू मिंगलांग बोलते समय हकला रहा था। ये ड्रैगन में कैसे परिवर्तित हो गया? क्या ये हो सकता है कि ठंडे तालाब में हुए भीषण युद्ध ने ब्लैकटूथ की हड्डियों में निहित ड्रैगन रक्तरेखा को पूरी तरह से जागृत कर दिया हो, जिससे वह अंतिम सीमा को पार कर ड्रैगन में परिवर्तित हो सके? ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। अब तक ब्लैकटूथ का आकार 7 या 8 मीटर हो चुका था, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रसोई में जगह सीमित थी। अगर आप इसकी मोटी, विशाल मगरमच्छ की पूंछ को भी शामिल करें, तो यह शायद 10 मीटर के करीब लंबा होगा। इसके पिछले पैर पहले से भी अधिक मजबूत हो गए थे, और इसके अगले पैर ड्रैगन मांसपेशियों वाली भुजाओं से युक्त थे, जबकि इसके पूरे शरीर ने अपने मूल मगरमच्छ के आकार को बरकरार रखा था। अब ये केवल एक जंगली विशालकाय मगरमच्छ नहीं था, बल्कि एक भयंकर ड्रैगन मगरमच्छ का शरीर था। इसकी त्वचा अभी भी खुरदरी या ऊबड़-खाबड़ नहीं थी, बल्कि चिकनी थी, जिससे कठोरता और ठोसपन का आभास होता था, मानो इसने काले लोहे का कवच पहन रखा हो। उसके सिर पर मुकुटनुमा सींग पूरी तरह से विकसित हो गए थे, जो उसके माथे से लेकर मस्तिष्क के पीछे तक फैले हुए थे, जिससे उस प्यारे और भद्दे दिखने वाले बड़े काले दांत में असली ड्रैगन की भव्यता का स्पर्श जुड़ गया था। ये वास्तव में एजियो ड्रैगन रक्तरेखा है। एजियो ड्रैगन प्राचीन ड्रैगन में से एक है, जो मगरमच्छों और छिपकलियों की तरह है, जो अक्सर उथले पानी में सक्रिय रहता है। मगरमच्छों की तरह जो ज्यादातर दलदलों, आर्द्रभूमि, वर्षावनों, झीलों और नदी के उथले पानी में रहते हैं, एजियो ड्रैगन को भी समुद्र में सबसे बड़ा शिकारी कहा जाता है। वे न केवल समुद्र की गहराई में मौजूद विशालकाय जीवों का शिकार करते हैं, बल्कि समुद्र के पास घूमने वाले शक्तिशाली जीवों को काटने के लिए उथली चट्टानों से भी क्रूरता से छलांग लगाते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर मौजूद अत्याचारी ड्रैगन को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। इस परिवर्तन में लिटिल ब्लैकटूथ ने एजियो ड्रैगन की रक्तरेखा को पूरी तरह से जागृत कर दिया था। अपनी अद्वितीय काया के साथ ये संभवतः निकट युद्ध में किसी भी ड्रैगन प्रजाति से नहीं डरता था। बेशक पानी में तो यह अजेय होने के और भी करीब होगा। झू मिंगलैंग का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। जब उसे एक त्वरित परिवर्तन की आवश्यकता थी, ब्लैकटूथ का ड्रैगन में विकास बिल्कुल सही समय पर हुआ, जिससे झू मिंगलैंग को वह आत्मविश्वास मिला जिसकी उसे आवश्यकता थी, भले ही उसे उस कमीने लुओजियो का फिर से सामना करना पड़े। अध्याय 46 काला जंगली सुअर। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। ड्रैगन में रूपांतरित होने के बाद एक स्पिरिट अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। जुवेनाइल स्पिरिट के साथ पिछले स्पिरिट बॉन्ड की बदकिस्मत स्पिरिट एंक पर हस्ताक्षर करना बहुत आसान हो गया। बिग ब्लैकटूथ की अपनी इच्छा के साथ झू मिंगल अब आधिकारिक तौर पर आज से 2 शिष्य ड्रैगन का ड्रैगन शेपर्ड बन गया है। हस्ताक्षर पूरा करने के बाद झू मिंगलांग को आत्मा का कनेक्शन और भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका मन और आत्मा की दुनिया में कुछ अलग था, जैसे उसकी 5 इंद्रियां तेज हो गई थी, और आसपास की सभ्यता के बारे में उसकी शैली भी हो गई थी। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी है, और आत्मा क्षेत्र क्यूई और ब्लैकटूथ दोनों को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, एक दिन महीने के बराबर है। इसके अलावा अब मैं आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए आत्मा संग्रह मोती बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जुंगल मिंग ने उत्साह से कहा। ब्लैकटूथ द्वारा ड्रैगन गेट पर जैविक उपयोग से यह स्पष्ट हो गया कि उनके जीवन में कई बदलाव आए, जैसे कि उनके राज्य ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया था, और अब उन्हें विशिष्ट मछली पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि बाइची की ताकत अभी भी ब्लैकटूथ से कहीं अधिक थी, लेकिन उनके विकास के चरण में एक ड्रैगन जनरल के गुण होने के कारण किसी भी कारण से उनके मस्तिष्क और आत्मा के विकास में बहुत बदलाव नहीं लाए गए। दूसरी ओर, ये ब्लैकटूथ का ड्रैगन में रूपांतरण था जो झू मिंगलैंग को वास्तव में ड्रैगन शेपर्ड बनने की दहलीज पर ला खड़ा किया था। पहली बार प्रदर्शन ड्रैगन शेपर्ड बनने के बाद धीरे धीरे बहुत कुछ बड़ा हुआ झूला बाकी है। हम स्थिर लेकिन आगे बढ़ते हुए, एक छोटे लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। चुंगल मिंग बहुत उत्सुक था, उसे सम पर आने के संकेत से पहले ही अज्ञात रूप से दिखाई दे रहे थे। इस युग का एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए आपके पास एक ड्रैगन लॉर्ड होना चाहिए। लेकिन ली युंजी जिस स्थिति में थे उसके बारे में सोचते हुए झू मिंगल को लगा कि उन्हें अपने छोटे लक्ष्य को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। ली युंजी ने प्रभु स्तर पर शक्ति का प्रदर्शन किया, इसलिए स्वयं एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति होने के नाते उन्हें कम से कम सम्राट स्तर तक तो स्थिर ही रहना चाहिए ताकि वह सभी विरोधों को दूर कर सकें। ब्लैकटूथ को अपने साथ ले जाने के बाद झू मिंगलांग ने देखा कि एक लड़की अभी भी डेस्क पर लेटी हुई थी, पहले ऐसी ही सो रही थी। ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि एक बड़ा आदमी और एक ब्लैक एजियो ड्रैगन पीछे के मंडप से बाहर निकल आए हैं। बस सच इतना था कि उसने अपने सोने की मुद्रा बदल ली थी। वह अब दोस्त लग रही थी और शांत नहीं थी।
मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वह जा रहा था तो उसने अचानक दरवाजे के सामने एक बिल लटका हुआ देखा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसे कितना क्रेडिट का भुगतान करना है और इन दिनों उसने क्या सामग्री खोली है था। तुम इतने थके हो? जुंगल मिंगांग ने बिग ब्लैक टूथ से पूछा। ओह, बड़ा काला दांत ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी तृप्त ही न हुआ हो। जुंगल मिंगांग को सिरदर्द होने लगा जब उसने अपने डॉक्टर और अपने पास मौजूद कम क्रेडिट के बारे में सोचा। सौभाग्य से पैलेशम संग्रहालय उन कुछ स्थानों में से एक था। ड्रैगन टैमिंग अकादमी में आप एक बिल जमा कर सकते हैं, अन्यथा झू मिंगलांग को एक जगह पर नए रूप में परिवर्तित बिग ब्लैक टूथ को गिरवी रखना होगा। ड्रैगन के खाने की बात करते हुए पहले बहुत उत्साही रहने वाले झू मिंगलांग एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गए। लिटिल वाइट के लिए फ्रॉस्ट ट्री फ्लावर हनी की आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई थी, और इसके आगे बढ़ने के बाद इसका उद्योग थोड़ा बढ़ गया था, और ऐसा लग रहा था कि फ्रॉस्ट ट्री फ्लावर हनी अब उद्योग जगत में नहीं था। कम से कम अब तक झू मिंगलांग ने बाई क्यूई को अपने एजियो ड्रैगन मिस्टिक को जगाते नहीं देखा था। जब बिग ब्लैक टूथ ड्रैगन में पिल पड़ गया तो उसका भूखा अब मांस की कुछ टोकरियों से शांत नहीं हो सकता था। अब बिग ब्लैक टूथ सस्ता मांस नहीं खाता था, मांस उसे चाहिए था समृद्ध और प्रीमियम और ऊर्जा से भरपूर मांस। हाल ही में रिलीज बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिग ब्लैक टूथ ने कुल 7 वयस्क जंगली काले सुअरों को खाया था। फिर भी बिग ब्लैक टूथ को अभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ। ड्रैगन पॉडकास्ट्स को थे। अब बड़े काले दांत को आत्मिक क्षेत्र में ले जाया जा सकता है, इसलिए अंदर बाहर जाना बहुत आसान हो जाएगा। एक यात्रा ड्रैगन शेफर्ड बनने के बाद झू मिंगल एक अलग निवास में जाने के योग्य था, लेकिन रहने की व्यवस्था से क्रेडिट और पैसा खर्च होता था। इसके बारे में समीक्षा के बाद उसे लगा कि उसकी उत्साही सहपाठियों के साथ जीवंत राक्षसी बहुत अच्छी थी। उनका अपना घर पूरी तरह से साफ हो गया था। जब होंग हाओ ने झू मिंगलांग को वापस आते देखा तो उसने तुरंत अपना मूल्य निर्धारण कर लिया, और उसकी प्रशंसा झू मिंगलांग को काफी सहज महसूस हुई। हाल ही में मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी हो गई है। झू मिंगलांग को होंग हाओ से कुछ पूछना था। मैं अमीर नहीं हूं। होंग हाओ डर से कांप उठाओ, उसे लगा कि उसका पेट भरने का सामान। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऋण नहीं ले रहा हूं, आप किस बात के लिए चिंतित हो रहे हैं? मैं पूछता हूं कि किस अकादमी में कोई कमीशन दिया जा रहा है जो उच्च पुरस्कार प्रदान करता है। जुंगल मिंग ने कहा, सबसे अद्यतित नेवल एंड 012 एंड कोपर प्रकाशित होते हैं। हाल ही में अकादमी में बहुत अधिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं, आप शहर राज्यों में जांच कर सकते हैं, भाई जू के स्तर के लिए कुछ उपयुक्त होना चाहिए। हांग हाओ ने कहा। जुंगलांग ने कहा, मुझे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि काले जंगली सुअर के स्थान पर शिकार हैं। कोई बात नहीं। होंग हाओ विशेष रूप से उत्सुक हो गया। जुंगल मिंगंग सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। वह काफी देर तक अपनी इनलाइन बंद नहीं की और वह बहुत थका हुआ था। तकिए पर सिर है ही वह गहरी नींद में सो गया। कमरे की खिड़कियां बजती बंद थीं, पर्दे लगे हुए थे जिसमें मुश्किल से ही कोई रोशनी थी अंदर, और दुकानदार। कभी कभी जब झू मिंगलांग जागता था तब उसने पाता को यह नहीं बताया था कि बाहर दिन या रात है। आत्मा के क्षेत्र में लिली वाइट भी गहरी नींद में थी, उसकी सांस के साथ उसकी पंखुड़ियां फफड़ा रही थीं। बड़े काले दांत दूसरे कोने में थे, उसके तेज तेज थे और तेज होते जा रहे थे। जब भी खराटे एक्सट्रीम पर चढ़ते हैं तो लिटिल वाइट की पूंछ हवा में उड़ती और स्पिरिट पूंछ में बड़े काले दांतों के चेहरे पर तेज हवा चलती है। बिग ब्लैक टूथ हाफ जाग गया था और उसने अपने चेहरे पर कुछ बार रांगा, फिर से वह सो गया। उसके खतरे पल पल बढ़ते जा रहे थे, जब तक कि एक क्रॉसवाइन ने आत्मा क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, जिससे शांति मिली का एक क्षण आया। स्पष्ट रूप से काले ड्रैगन के खरतों को और अधिक सहने में असमर्थ छोटा सफेद जाग गया, आत्मा क्षेत्र से बाहर रेंगता हुआ आया, और हमेशा की तरह अपनी उंगलियों को मोड़ लिया, अपनी पूंछ को अपने चारों ओर लपेट लिया, और झू मिंगलांग की रजाई में एक छोटी सी बिल्ली की तरह मुड़ गई। जुंगल मिंगांग ने अपनी अत्यधिक पीड़ा अभी भी नींद से भरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद ड्रैगन उसके राजा के ऊपर आ गया है और एक जगह ले जा रहा है, तो वह सावधान होकर एक तरफ मुड़ गई, जाग गई। थोड़ा सा भी स्ट्रेच की नॉट टेक्नोलॉजी मिली ताकि उसके शरीर का हिस्सा करीब करीब हो जाए। ठंड से कांपते हुए भी वह हिलने के लिए साहसिक कार्य नहीं कर सकी। वर्षावन से लेकर विश्वव्यापी शरद ऋतु तक लीचुवान ड्रैगन टैमिंग अकादमी के उत्तर में एक विशाल और हरा भरा जंगल था, जिसके प्रवेश द्वार के पास देवदार के पेड़ों की अधिकता थी, जबकि अंदर की ओर कई घने और प्राचीन पेड़ों के जंगल थे। जुंगलांग के इस जंगल में आने का कारण होंग हाओ है, जो एक उत्कृष्ट शिकारगाह के रूप में प्रतिष्ठित है, जहां ड्रैगन शेफर्ड मी पास के पास मखाहारी ड्रैगन थे। वे हर बार शिकार करते थे जहां ड्रैगन के राक्षस और जंगलीपन अवशेष रहते थे। देवदार के जंगल में रहने वाले मिट्टी के हॉल में ही टूटी हुई दुकानें से बनी हुई थीं, जो कि चट्टानों के नीचे अनचाहे रूप से समृद्ध महसूस हो रहे थे।
बेशक ये झूमिंगलांग था जो उन पर चल रहा था, लेकिन जब बिग ब्लैक टूथ ने एक कदम रखा तो उसके विशाल स्मारक के निशान सीधे मिट्टी में दिखाई देते हैं, जिससे पास के भव्य युवा देवदार के पेड़ कांपने लगे। जैसे जैसे कोई अंदर जाता है उन्हें जंगल के काले सुअर दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे जीव गौरैया की तरह सर्वत्र नहीं थे और उन्हें ढूंढना भी आसान नहीं था। जुंगल मिंगांग काफी देर तक दिखाई क्षेत्र में घूमता रहा था और वह एक भी जंगली सुअर नहीं था। शिकार का सबसे मुश्किल काम शिकार को मारना नहीं था, बल्कि उसे ढूंढना था। जंगल में रहने वाले विशाल जंगल में छोटे छोटे समुद्री जीवों के कारण दृश्य बाधा उत्पन्न नहीं हुई। एक जंगली सुअर को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। सौभाग्य से झूमिंगलांग ने कुछ अंशकर्षकों किया। कुछ आतंकवादियों के निशानों को ट्रैक करना एक ऐसा कौशल था जिसे ज्यादातर ड्रैगन शेफर्डों को पता होना चाहिए था। जुंगल मिंगेंग की भारी उन्नत विध्वंसक संरचना के साथ वह अब एक निश्चित क्षेत्र के अंदर कुछ सामान की आपूर्ति की गई गंध का पता लगा सका था। अपनी अलग बंद करके सुगंध हवा की तरह इधर उधर तैरती, कहीं रुकती और फिर एक निश्चित लेकिन अधूरी अज्ञात दिशा में बह जाती है, वह दिशा जो संभवतः जीव द्वारा ली गई थी। बेशक पर्यावरण की गड़बड़ी से भी गंध पाई जा सकती है, और कई राक्षस आत्माएं चिंतित रहती हैं कि अपने शिकारियों से बचने के लिए कैसे छिपना, नग्न करना या अपनी गंध को मिटाना है। इस तरह जुंगल मिंगांग ने एक दिशा की ओर इशारा किया। बिग ब्लैक टूथ की पीठ पर बैठे झूमिंगलांग को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और वह पहले की तुलना में बहुत तेजी से दौड़ने लगा। नहीं, ये गलत है। ये हिरन लगता है। यह इस तरफ है। इस बार मुझे विश्वास है कि मैं गलत नहीं हूं, झूमिंगलांग ने दूसरी दिशा में सुधार करते हुए कहा। ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन काफी फुर्ती से घूमता था। आखिरकार उसके पिछले अंग शक्तिशाली थे और वह शक्तिशाली तानाशाह ड्रैगन की तरह सीधी चाल बनाकर रख सकता था। जुंगल मिंग ने पहले ही अकादमी में कुछ पहचानने वाला काम लिया था। बिग ब्लैक टूथ में एक क्रूर तानाशाह ड्रैगन और एक डार्क एजियो ड्रैगन, एक प्रामाणिक प्राचीन ड्रैगन की शुद्ध रक्त रेखाएं थीं। बर्बर तानाशाह ड्रैगन और एजियो ड्रैगन क्रमशः भूमि और समुद्र के अधिपति थे, इसलिए बिग ब्लैक टूथ के पास की भूमि पर भी भारी दुर्जय युद्ध क्षमता थी। आगे से स्क्रीमने की आवाज आई और झूमिंगलांग ने तुरंत ब्लैक एजियो और वायलेंट ड्रैगन को एकाएक और प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन बहुत बड़ा था और इसका हिंसक ड्रैगन आहा बहुत शक्तिशाली था। तीव्र इंद्रियों वाली वे साधारण आत्माएं बड़े काले दांतों के पास की स्थिति से बहुत पहले ही पक्षी और टूटे हुए की तरह बिखरी हुई औरतें। वन के काले सुअर भी इससे भिन्न नहीं थे। वे प्राचीन ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर सकते थे और वे लाइट सी आवाज पर भी प्रदर्शन कर रहे थे। जुंगल मिंग निश्चित रूप से इस जंगली सुअर को विफल नहीं करना चाहता था। उन्होंने आश्चर्यजनक पैदल यात्रा ही जाने का निर्णय लिया। यदि ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन को आगे बढ़ाना था तो उसे बहुत धीरे धीरे चलना था, लेकिन उसके आकार के कारण चुपके से आगे बढ़ना मुश्किल था। तुम रुको, मैं आगे देखता हूं। हमारे पहले शिकार को मत देखो, झूमिंगलांग ने निर्देश दिया। शश, जुंगल मिंग ने जल्दी से बड़े काले दांत की तरफ एक शांत इशारा किया। बिग ब्लैक टूथ ने बलपूर्वक अपनी आंशिक प्रतिक्रिया को रोक लिया और अपने नथनों से जोर से सूंघने लगा। जुंगल मिंगांग तेजी से आगे बढ़ा। देखा कि उनके आदिवासियों के पास देवदार की कई कुतरें दी गई थीं, हालांकि वे पूरी तरह से खाई नहीं हुई थीं। शायद काले सुअरों का काम है, उनके पास गिलहरी या खरगोशों की तरह के प्यारे दांत नहीं थे जो देवदार के सुअरों को खूबसूरती से खाए हुए थे। इसके बजाय उन्होंने उन्हें पूरा ही खा लिया और अंत में उन्हें अखाद्य चिप्स को ठिकाने लगा दिया। देवदार के जंगलों से अटे पड़े क्षेत्र को पार करने के बाद झूमिंगल ने लंबे घने झरने से ढाका में एक विशाल जंगली सुअर देखा। काले सुअर का फर मैदान पर लगभग घिसट रहा था। इसका आकार कुछ जंगली याकों से प्रतियोगिता कर सकता था, जो अकादमी में पकड़ा गया काले जंगली सुअरों से काफी पुराना था। कुछ ही वर्षों में ये काला जंगली गीत स्वयं भी राक्षस बन सकता है। अध्याय 47 प्राचीन ड्रैगन युद्ध कौशल। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। इसे सातों को मिलाकर देखना ही अच्छा है। जुंगल मियांग खुश था। हांग हाओ ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया था। यहाँ शिकार करना बहुत फलदायक था। जुंगल मिंग ने पहले ही अपने शिकार पर नजर डाली थी, गधा दी थी, और वह ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन को घुंघरू वाला था जो थोड़ा पीछे था, जब अचानक एक भयंकर हवा चली जिससे देवदार के पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे और विशाल शंकर ओलोन्स की तरह जूम पर उतर लगे। बड़ा काला जंगली सुअर तुरंत छोड़ दिया गया। उसने अपना सिर कुचया और अजीब हवा के स्रोत पर शोध करने की कोशिश की। अचानक एक चमकदार बालों वाली छाया ने बड़े काले जंगली सुअर पर बहुत तेजी से हमला किया। जुंगल मिंगांग को लगा जैसे जंगल उसकी आंखों के सामने हिल रहा हो। आओ! बड़े काले जंगली सुअर ने एक के बाद एक चीखें निकाली। जैसे ही बाल वाली उन्मत्त छाया ने उसे ऊपर उठाया, हवा में ही उस जीव ने सीधे काले सुअर की गर्दन काट ली। सुअर की मांस ग्रंथि मोटी हो गई और खून फव्वारे की तरह बह निकला, जबकि सफेद बालों वाले जीव ने सुअर का खून पीने के लिए अपना मुंह खोल दिया। देवदार के पेड़ों के नीचे सफेद बालों वाले राक्षस ने काले सुअर को ऊपर से पकड़ कर रखा था। उसे बेताशा का सामना करना पड़ा।
अधिक वह संघर्ष करता है, और भी अधिक खून बहता, और अधिक बाल वाला राक्षस और भी अधिक मोती से पीटा। कई मिनट बाद चला गया, और काले सुअर से ज्यादा खून नहीं निकला। वीक बाल वाले राक्षस ने फिर बेपरवाही से मोटो सुअर को जमीन पर फेंक दिया, उसके मांस में कोई भी दाना नहीं दिखाई दिया। काला सुअर पूरी तरह से मेरा नहीं था, उसका अंग फड़क रहा था और चटपटा रहा था। वह अभी भी मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका जीवन समाप्त हो गया था। खून पीने वाला रोएदार जानवर। जुंगल मिंगांग ने उस जीव को पहचाना, उसके चेहरे पर आश्चर्यजनक झलक आ रही थी। क्या ये निर्बलता मांगी जाएगी कि इस रक्त पीने वाले रोएदार जानवर के चलने का इंतजार किया जाए, और फिर बड़े काले दांत वाले को इस सुअर को खाया जाए? जब झुंगल मिंग इस पर विचार कर रहा था कि क्या बात की जाए, तो खून पीने वाला रोएंदार जानवर, जो अब पूरी तरह से लाल हो गया था, उसने अपना सामना उस देवदार के पेड़ की ओर कुया से किया जिसके पीछे झू मिंगलांग छिप गया था। मिंगलांग के पेड़ के पीछे छिपना सीधी दृष्टि से देखने से बचता है, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता चल रहा था कि खून पीने वाला रोएदार जानवर ही उसके पास जा रहा था। उसने अपनी गंध को सूंघ लिया था। उसे पता चला कि वह पेड़ के पीछे छिप गया है। इतनी तेज गंध शक्ति, ये रक्त पीने वाला रोएंदार जानवर एक वास्तविक भूत था, यहाँ तक कि उप ड्रैगन भी इसका शिकार बन सकता था। गर्जन। खून वाले रोडारेंस जानवरों को पीने से यह पसंद नहीं था कि उस पर नजर पड़े। वह झुंगल मिंगंग की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि पेड़ से बचकर आरोह की भी बर्बादी नहीं हुई थी। इस बेहद घमंडी जीव ने अपनी राह में अतिक्रमण वाले हर देवदार के पेड़ को गिरा दिया, फिर भी अपने मजबूत शरीर को सुरक्षित रखते हुए रॉक किया। जुंगल मिंग ने उथल पुथल भरी वापसी की। प्रारंभ में उसने वनस्पति के चारों ओर के दृश्यों का इरादा किया था, लेकिन उसके पीछे की रेखा में बीस्ट की संख्या को महसूस किया गया, वह बस एक सीधा भाग में भाग गया। झू मिंगलांग ने जोर से कहा, बड़े काले दांत, ये भी बड़ा एक और लगा दिया। ऑर्डर रिपोर्ट ही, ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन ने तुरंत अपना पूरा जंगलीपन दिखाया। उसका शरीर, जो रेंग रहा था, अचानक ऊपर उठ गया, और उसका काला काला और शक्तिशाली ड्रैगन फ्रॉम देवदार के पेड़ के मुकुट की सीढ़ी तक पहुंच गया। बूम बम बम। जब ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन ने चलना शुरू किया, तो उसकी गति और भी भयानक थी। खून पीने वाले प्यारे जानवर को इसका बिल्कुल भी नाचने की बात नहीं थी कि इस जंगल में झू मिंगलांग का पीछा करके वह सीधे बैठे हुए क्रोएशियाई ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन की ओर भाग रहा था। उसने झू मिंग का बेताशा का पीछा किया, और ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन के रास्ते में गगनचुंबी बात हुई। हालांकि ये खून पीने वाला फरी जानवर भी कोई सामान्य प्राणी नहीं था। अपनी बहुत मोटी भुजाएं खींची, और अपनी मुट्ठियों से जो हथौड़ों में से मेल खा सकती थी, अभिनेत्री काले नीले हिंसक ड्रैगन के सिर की ओर मारा। भारी यंग। जुंगल मिंग ने रक्त पीने वाले रोएंदार जानवर की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत ब्लैक एज और हिंसक ड्रैगन को अपने हमलों का तरीका बताते हुए ऑर्डर दिया। ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन झपटने और काटने वाला था, लेकिन झू मिंग की आवाज सुनकर उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, और अपने अनोखे रूप से अतिरंजित ब्लैक ड्रैगन को ऊपर उठा लिया। बूम। भारी सींग ने अजेय बल से प्रहार किया। रक्त पीने वाला रोएंदार जानवर, जो कि काफी भारी था, काले एज और हिंसक ड्रैगन द्वारा उड़ाया गया, जिससे 4 या 5 बड़े देवदार के पेड़ कुचल गए, और अंत में लाटखड़ाते रुक गए। खून पीने वाले रोएंदार बीस्ट के स्कूटर में काले नीले हिंसक ड्रैगन के सींग से लगभग टूटी हुई जगह थी, और अब वह उन्हें फिर से उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जुंगल मिंगांग ने कहा, इसे पुनः मत दो। उसने खून पीने वाले प्यारे जानवर की गति देखी थी। जब वह भागा था, तो वह एक सफेद बवंडर की तरह हुआ था। जुंगल मिंग अंततः एक बड़ा काला जंगली सुअर मिल गया था, लेकिन राक्षस उसे चिन कर ले गया। उसने उसे स्कैन नहीं करने की योजना बनाई थी। ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन एक शुद्ध प्राचीन ड्रैगन था, जिसके पास प्राचीन ड्रैगन युद्ध कौशल था, जो उसे राक्षसों के मूल रूप से अलग रचनाएं देता था। वहां काला नीला हिंसक ड्रैगन खड़ा था, उसका शरीर आधा सीधा था, काले हिरण के दांतों से भरा मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, इतना स्पष्ट कि ऐसा लग रहा था कि वह बड़े काले जंगली सुअर को पूरा कर सकता है। ओहो हो। ब्लैक एज और वायलेंट ड्रैगन के गले से एक शक्तिशाली उछाल आया, और पाइन नट्स से ढकी धरती भयानक दरारों से क्रूरतापूर्वक फट गई, क्रूर और तेजी से चक्करदार रक्त पीने वाले प्यारे की ओर फैल गई। जानवर। ध्वनि गर्जना। हालांकि यह ध्वनि की गर्जना की शक्ति थी, लेकिन ये हवा और धरती में फैलते हुए ड्रैगन के पंजों की भयावह मार की तरह लग रहा था। खून पीने वाले प्यारे जानवर के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था कि अचानक उस पर चीरने वाली गर्जना छा गई, उसका पत्थर जैसा कठोर शरीर फट गया। खून पीने वाले रोएदार जानवर पर एक के बाद एक घाव दिखाई दे रहे थे, ठीक जमीन पर दरारों की तरह। हालांकि वह अभी भी काले नीले हिंसक ड्रैगन से कुछ दूरी पर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ड्रैगन के पंजों ने घायल कर दिया हो। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया था, उसकी पसलियों की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। रक्त पीने वाला रोएदार जानवर ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसे गंभीर क्षति पहुंची थी, आसपास के सभी देवदार वृक्षों को भारी नुकसान पहुंचा था। पृथ्वी, पेड़, रक्त पीने वाला रोएदार जानवर, कोई भी बचा नहीं था। ध्वनि गर्जना की शक्ति ऐसी थी कि झू मिंगलांग भी आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका।
भयंकर बड़ा काला दांत। एक अन्य गंभीर चोट के कारण रक्त पीने वाले रोएदार जानवर को पूरी गति से भागने में कठिनाई हो रही थी। उसकी त्वचा और मांसपेशियां बुरी तरह से फट गई थीं और वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और चलते समय भी वह संतुलन बनाए नहीं रख पा रहा था। इसे मार दो और आत्मा मन का ले लो, झू मिंगलांग ने ब्लैकटूथ से कहा। अब बिग ब्लैकटूथ को इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। वह लंगड़ाते हुए खून पीने वाले रोएदार जानवर की ओर बढ़ा। एजियो ड्रैगन की काटने की क्षमता पहले से ही प्रागैतिहासिक मगरमच्छों से बेहतर थी। बिग ब्लैक टूथ ने अपना मुंह खोला और एक ही बार में रक्त पीने वाले रोएदार जानवर की गर्दन को काट डाला। रक्त पीने वाले रोएदार जानवर की ओर से कोई संघर्ष नहीं हुआ। जैसे ही काले दांत उसकी गर्दन में घुसे, वह उग्र जानवर मरते हुए जंगली खरगोश से अलग नहीं था। कुछ लातें मारने के बाद खून पीने वाला रोएदार जानवर मर गया। बड़े काले दांत को खून पीने वाले रोएदार जानवर के मांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लाश को अपने मुंह में लेकर वह झू मिंगलांग की ओर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो, मास्टर, क्या आप पहले खाएंगे? झू मिंगलांग ने अपना सिर हिलाया और बिग ब्लैक टूथ से कहा, सामने एक काले बालों वाला सुअर है जिसमें ज्यादा खून नहीं है। इसे यहाँ खींचो, मैं खाने से पहले इसे तुम्हारे लिए भून दूंगा। कच्चा खाना पेट के लिए बुरा है। खूनी क्रूरता को बनाए रखने के लिए कच्चा खाने के बारे में भूल जाओ। झू मिंगलांग को इसकी परवाह नहीं थी। भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। अध्याय 48 सहायता को करना। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। बिग ब्लैक टूथ ने रक्त पीने वाले रोएदार जानवर की लाश को छोड़ दिया और उसे फिर से जांचा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि राक्षस जानवर वास्तव में मर चुका है। झू मिंगलैंग द्वारा बताई गई दिशा की ओर बढ़ने से पहले अपने बड़े काले सुअर को कुतरने के लिए झू मिंगलांग ने अपनी हथेली फैलाई और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। आध्यात्मिक शक्ति चुंबक की तरह हाल ही में मृत प्राणियों की आत्माओं को आकर्षित और संघनित कर सकती है। झू मिंगलैंग ने देखा कि जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आत्माओं को इकट्ठा किया तो उसकी आंखें रक्त पीने वाले प्यारे जानवर के शरीर के बगल में मंडराती हुई आत्मा को देखने में सक्षम थीं। गहरे लाल रंग की छाया धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। झू मिंगलैंग ने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, इस गहरे लाल रंग की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। ये प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं थी, मुख्य रूप से मेजबान पर निर्भर करती थी। एक तरफ आत्मा को युद्ध में नुकसान नहीं पहुंचा था, दूसरी तरफ मेजबान के पास एक निश्चित स्तर का साधना आधार होना चाहिए था। एक बार जब यह एक दानव आत्मा बन गया तो इसका साधना आधार था जो पहाड़ों में जंगली जानवरों से मौलिक रूप से अलग था। ये साधना आधार न केवल एक मजबूत, चुस्त और भयंकर शरीर में परिलक्षित होता था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक मजबूत और असाधारण आत्मा थी जिसमें सबसे स्पष्ट विशेषता दानव कला का उपयोग करने की क्षमता थी। इस खून पीने वाले प्यारे जानवर की आत्मा कमजोर है, मुझे डर है कि यह एक अच्छे आत्मा मनके में नहीं बदलेगी, झू मिंगलांग ने कुछ हद तक निराश होकर कहा। झू मिंगलैंग को नहीं पता था कि यह उसकी अपनी अनुभवहीनता थी या रक्त पीने वाला फ्री जानवर वास्तव में कुछ खास नहीं था, लेकिन वह रक्त मोती प्राप्त करने में कामयाब रहा, जो कि हिंसक कैटफिश आत्मा मोती की तुलना में कम गुणवत्ता का था, जो शिक्षक डुआन लैन ने उसे पहले दिया था। हालांकि यह घटिया क्वालिटी का है, फिर भी इसे फेंकना दुखद है और इसे बेचना भी अच्छा नहीं है। संरक्षण बॉक्स मनके से भी ज्यादा महंगा है। मैं इसे बाद में होंग हाओ को उसकी जानकारी के भुगतान के रूप में दे दूंगा, झू मिंगलांग ने कहा। सोल बीट की कटाई के बाद झू मिंगलैंग ने इसे एक बहुत ही साधारण लकड़ी के बक्से में रखा। इन लकड़ी के बक्सों में वास्तव में बहुत ज्यादा संरक्षक प्रभाव नहीं था। समय समय पर सोल बीट अपनी कुछ ऊर्जा बहुत तेज गति से नष्ट कर देता था। बड़े काले सुअर को ब्लैक टूथ ने घसीट कर ले गया। बहुत भूखा होने के बावजूद ये बड़ा आदमी बहुत आज्ञाकारी था और उसने तुरंत उसे नहीं काटा। इसके बजाय उसने गंभीरता से बड़े काले सुअर को झू मिंगलैंग के सामने रख दिया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह अपने मालिक को किसी अच्छी चीज का पहला स्वाद चखाना चाहता था। झू मिंगलांग ने निर्देश दिया, एक पत्थर का चूल्हा बनाने के लिए कुछ बड़े पत्थर ढूंढो और सभी गिरे हुए देवदार के पेड़ों को उसमें फेंक दो। ब्लैकटूथ बहुत मेहनती था और उसने झू मिंगलैंग के कहे अनुसार तुरंत काम किया और झू मिंगलैंग को अपनी एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ी। उसने देखा कि उसका विशाल और शक्तिशाली शरीर आगे पीछे हो रहा था, जबकि झू मिंगलैंग ने आग जलाई और बड़े काले सुअर के बाहरी हिस्से पर मौजूद मोटे फर से निपटना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में एक खुली हवा में बारबेक्यू रॉक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। खून बहने वाले चरण को छोड़कर झू मिंगलैंग ने बड़े काले सुअर के अंदरूनी हिस्सों को भी साफ किया और काले सुअर को भूनना शुरू कर दिया। किसी तेल या मसाले की जरूरत नहीं थी, क्योंकि काले सुअर की अपनी चर्बी सुगंधित थी और उसमें चर्बी भरी हुई थी, जो धीरे धीरे मांस में समा गई, जो कि आग की लपटों में सुनहरे भूरे रंग में बदलने लगा था। ब्लैकटूथ, क्या तुम लार टपकाते समय अपना सिर दूसरी ओर घुमा सकते हो? मुझे लगा कि बारिश शुरू हो गई है, झू मिंगलांग ने दुखी भाव से उसे घूरते हुए कहा। बड़ा आदमी इतना पेटू था कि उसकी आंखें चमकने लगी थी, उसके मुंह के कोनों से मोटी और चिपचिपी लार बह रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बड़ी जीभ से सारी लार को साफ किया और लार को वापस निगल लिया।
मालिक ने यह नहीं कहा था कि यह तैयार है। अभी तक खाना नहीं खा सका। इस इच्छा को रोकना पड़ा। बाइक्यू इत्मीनान से झू मिंगलांग के कंधे पर खड़ी थी, ब्लैकटूथ को हैरानी से देख रही थी, फिर भी उसमें गर्व का भाव भी था। चाहे त्वचा कितनी भी कुरकुरी हो गई हो या मांस कितना भी रसदार और सुगंधित हो गया हो, बाईची कोई दिलचस्पी नहीं दिखा सकी, मानो परियां अपनी अलौकिक सुंदरता में मग्न होकर उसकी बूंदों पर भोजन कर रही हों। अब आप खा सकते हैं। खाना खत्म होने के बाद हम अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए कुछ राक्षस आत्माओं को खोजने जाएंगे, झू मिंगलांग ने कहा। शून्य। हाँ, ब्लैकटूथ ने अपना सिर उठाया और चीख मारी, जिससे झू मिंगलैंग को आश्चर्य हुआ कि क्या इसमें कुछ हद तक ग्रे वुल्फ का खून था। प्रत्येक निवाले के साथ एक बड़ा मोटा पैर खाते हुए ब्लैकटूथ ने अपने चेहरे पर चिकनाई लगाए हुए खाया, और हर बार जब उसकी जीभ चिकने चेहरे पर फिरती तो वह आनंद की अनुभूति से भर जाता। ब्लैकटूथ द्वारा सब कुछ न निगल पाने का फायदा उठाते हुए झू मिंगलांग ने सुअर की गर्दन के मांस का एक टुकड़ा काटा और खाते समय पढ़ना शुरू कर दिया। सीखने के लिए बहुत कुछ था, खास तौर पर एक योग्य ड्रैगन शेपर्ड बनने के लिए ज्ञान का भंडार होना बहुत जरूरी था। पहले झू मिंगलैंग के पास सिर्फ लिटिल व्हाइट बाइक्यू थी, जो असाधारण प्रतिभा के साथ खुद से सीखी हुई थी और उसे झू मिंगलैंग की किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि ब्लैकटूथ एक जमीनी अस्तित्व की तरह था, इसलिए प्रसवोत्तर प्रयास अधिक महत्वपूर्ण थे और उसे और अधिक योजना बनाने की जरूरत थी। छोटी सी व्हाइट बाइक्यू पहले से ही झू मिंगलांग के कंधे पर बेसुध होकर लेटी हुई थी और उब गई थी। क्या आप भी कुछ विरोधी ढूंढना चाहते हैं? झू मिंगलांग ने पूछा। यही। बाईची ने तुरंत अपना छोटा सा सिर हिलाया। सोने की परत चढ़े अग्नि ड्रैगन के बारे में सोचते ही बाईची में लड़ने का जोश भर गया। हालांकि उसके शरीर के अंदर अभी भी कुछ ताकत छिपी हुई थी, जैसे कि किसी चीज से बंधी हुई हो, केवल युद्ध के जरिए ही वह इन बेड़ियों को तोड़ सकता था। बाईक्यू भी लड़ाई का इंतजार कर रही थी। ठीक है, हम बाद में इस क्षेत्र में और आगे चलेंगे, झू मिंगलांग ने कहा। ये भोजन हमें कई दिनों तक जीवित रखेगा। काले सुअरों का मांस, जो लगभग राक्षसी है, में बहुत ऊर्जा होती है। यहाँ तक कि बड़े काले दांत के आकार के जानवर को भी इसे पचाने में समय लगेगा, और फिर से खाना तभी संभव होगा जब मांस अधिक पौष्टिक होगा, अन्यथा ये केवल अतिभोग होगा। देवदार के जंगल में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे परिदृश्य बदल गया, क्योंकि पुराने देवदार के पेड़ हावी होने लगे। वे लंबे और मजबूत थे, प्रत्येक को 2 लोगों को अपने घेरे में लेने की आवश्यकता थी, जिससे यह आभास होता था कि ये पेड़ शायद आत्मा बन गए हैं। अन्यथा उनकी शाखाएं इतनी डरावनी क्यों लगती थीं, मानो वे हमला करके काटने वाली हों। बिग ब्लैकटूथ को नहीं पता था कि अपनी उपस्थिति को कैसे छिपाया जाए, और ज्यादातर जानवर आत्माएं उससे दूर रहती थीं, उन राक्षस आत्माओं की तो बात ही छोड़िए जो सैकड़ों सालों से रह रही थीं। वे बेहद सतर्क थे। चाहे देवदार का जंगल कितना भी विशाल क्यों न हो या उसमें कितने भी पक्षी और जानवर क्यों न हो, उनका पता लगाना एक मुश्किल काम था। जंगली सुअरों के शिकार की कठिनाई से सीख लेकर झू मिंगलांग समझदार हो गया था। दानव आत्माएं शक्तिशाली प्राणियों के मांस की लालसा रखती थी, इसलिए झू मिंगलैंग ने जानबूझकर बिग ब्लैकटूथ को रक्त पीने वाले प्यारे जानवर का शव ढोने के लिए कहा। जादुई जानवरों की प्रबल आभा वाले क्षेत्रों में पहुंचने पर उन्होंने उन शक्तिशाली राक्षसी आत्माओं को लुभाने के लिए शव को चारा के रूप में इस्तेमाल किया। ये तरीका अविश्वसनीय रूप से कारगर साबित हुआ। कुछ ही समय में देवदार के जंगल में एक भूरे बालों वाला प्राणी दिखाई दिया। इसकी राक्षसी ऊर्जा बहुत मजबूत थी, और इसकी उपस्थिति ने लूट को साझा करने की उम्मीद कर रहे अन्य जानवरों की आत्माओं को डरा दिया। वे केवल एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए दूरी से ही घूम सकते थे। क्या ये जंगली ड्रैगन है? झू मिंगलांग ने आश्चर्य से पूछा। भूरे रंग का ये जानवर सुअर जैसा दिखता था, लेकिन इसका अयाल नुकीली कांटों से भरा हुआ था और इसके सिर पर 3 सींग थे। ये कुछ हद तक प्राचीन ड्रैगन में पाए जाने वाले ट्राइसेराटॉप्स जैसा दिखता था, और इसका पूरा शरीर मांस के कवच से ढका हुआ था। अपने छोटे पैरों के बावजूद इसके मांस के कवच का भारी आकार नाजुक एजियो ड्रैगन और विशाल ड्रैगन को धूल में मिलाने में सक्षम लग रहा था। ये संभवतः एक सच्चा ड्रैगन नहीं बल्कि एक जंगली नकली ड्रैगन है, और इसका पशु आत्मा साधना आधार 500 वर्षों से अधिक पुराना है, झू मिंगलांग ने कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा। 500 साल की साधना का मतलब यह नहीं है कि जीव 500 साल तक जीवित रहा है। इस दुनिया में साधना के आधार को बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिनमें आध्यात्मिक तत्वों के विभिन्न रूप शामिल हैं। कुछ जंगली जानवर और राक्षस आत्माएं जब इस तरह के भाग्य का सामना करती हैं, तो उनका साधना आधार सैकड़ों साल तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अन्य राक्षसी आत्माओं से लड़ने, उन्हें मारने और उनकी लाशों और आत्माओं को खाने के माध्यम से व्यक्ति अपनी साधना का आधार भी तेजी से बढ़ा सकता है। इस विशाल विश्व में सैकड़ों या हजारों वर्षों तक विशुद्ध रूप से टिके रहने के बाद ऐसी साधना का आधार प्राप्त करना दुर्लभ है। प्राचीन ड्रैगन की रक्त रेखा और 500 वर्षों की साधना आधार के साथ झू मिंगलांग द्वारा फुसलाया गया ब्रिस्टल हॉग नकली ड्रैगन संभवतः कई वर्षों तक देवदार के जंगल का निर्विवाद शासक था। इसमें ड्रैगन चाइल्ड लेवल की ताकत होनी चाहिए।
झू मिंगलैंग थोड़ा उत्साहित था, आखिरकार उनके पास एक योग्य शिकार था। जंगल जटिल था, और यहाँ तक कि सबसे छोटे जीवों के पास भी जीवित रहने के अपने तरीके थे। यहाँ तक कि गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में राक्षस भी यूं ही नहीं भटक रहे थे। चतुर शिकारी अपने शिकार की आदतों को समझने और शिकार की रणनीति लागू करने के आदी थे। ओह, ब्लैक ओशन वाइल्ड ड्रैगन अब उत्सुकता से जाने के लिए उतावला था। पिछला रक्त पीने वाला रोएदार जानवर बहुत कमजोर था। आखिरकार एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी। ब्लैक ओशन वाइल्ड ड्रैगन अब पूरी ताकत से लड़ सकता है। बैंग बैंग बैंग, एक जोरदार दौड़ के साथ ब्लैक ओशन वाइल्ड ड्रैगन युद्ध के लिए तैयार था। हालांकि एक सुंदर सफेद आकृति और भी तेजी से आगे बढ़ी। अचानक उसके चारों ओर के प्राचीन देवदार के पेड़ों पर रहस्यमयी तरीके से बर्फ जम गई, उनकी सभी सुइयां बर्फीली सफेद हो गईं। शानदार सुंदरता की परतों में पंख फैलाए हुए आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन ने ब्लैक ओशन वाइल्ड ड्रैगन से पहले हमला कर दिया। सबसे पहले इसने अनगिनत बर्फ के टुकड़े बरसाए, जिससे पूरा जंगल जम गया। फिर उसने चांदी के पंखदार ब्लेडों से एक बवंडर पैदा किया, जिसने सदियों पुराने चीड़ के पेड़ों को चूरा में बदल दिया और जमीन से मिट्टी की परतों को उखाड़ दिया। ब्रिस्टल हॉग नकली ड्रैगन, जो आमतौर पर निडर रहता है, को तब एहसास हुआ कि वह किसी स्थानीय राक्षस का सामना नहीं कर रहा था, जब चांदी के पंखों वाला बवंडर पेड़ों की चोटी से दर्जनों मीटर ऊपर उड़ गया। उसने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके छोटे मोटे अंग जमीन पर जम गए हैं। बर्फीली मिट्टी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए चांदी के पंखों वाला बवंडर पहले ही उस पर हमला कर चुका था। नकली ड्रैगन, पत्थर के घर जितना भारी, अभी भी हवा में उछाला जा रहा था। घातक रूप से तीखे चांदी के बर्फ के पंखों ने उसे बेरहमी से काट डाला, उसके दुर्जय मांस कवच को आसानी से चीर दिया। चांदी के पंखों वाले बवंडर में खून बिखर गया, जिससे पूरा तूफान रक्त लाल हो गया। बूम! ब्रिस्टल हॉग नकली ड्रैगन को आकाश से नीचे गिरने में कुछ समय लगा। जब वह जमीन पर गिरा तो वह बेजान हो चुका था। ब्लैक ओशन वाइल्ड ड्रैगन, ब्रिस्टल हॉग नकली ड्रैगन के साथ जोरदार लड़ाई के लिए उत्सुक होकर पूरे रास्ते दौड़ता रहा, लेकिन उसने पाया कि वह पहले ही मर चुका है, और उसका मगरमच्छ जैसा चेहरा भ्रम से भर गया है। अपना सिर घुमाकर ब्लैक ओशन वाइल्ड ड्रैगन ने आइस मॉर्निंग वाइट ड्रैगन पर एक लंबी नजर डाली, जो अब बड़ा हो गया था और हवा में तैर रहा था, इससे पहले कि वह असहाय होकर अपनी नजर झू मिंगलांग की ओर निर्देशित करता। काश कि इसे बमुश्किल जीवित छोड़ दिया गया होता। यहां तक कि ब्लैक ट्रेजर भी सहायता का दावा कर सकता था। अध्याय 49 युवा प्रयास नहीं करते। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। खांसी, ये बिग ब्लैक टूथ का प्रतिद्वंद्वी है। झू मिंगलैंग को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने पहले से चीजें तय नहीं की थीं। वाईक्यू ने सारी बर्फ और बर्फ को तितर-बितर कर दिया, फिर भी उदासीन दिख रही थी और झू मिंगलैंग के कंधे पर वापस उतरी। जैसे जैसे वह नीचे उतरी, उसका शरीर धीरे धीरे किसी खूबसूरत चीज में बदल गया, जो पंखों से घिरी हुई थी, जो बर्फ की तरह हवा में पिघल गई। चलो अगला शिकार ढूंढते हैं, कम से कम अब हमारे पास बेहतर चारा है, झू मिंगलांग ने बिग ब्लैक टूथ को सांत्वना दी। ओह, बिग ब्लैक टूथ को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ और सचमुच थोड़ा आघात लगा। जिस प्रतिद्वंद्वी को वह बराबरी का समझ रहा था, उसे उसने आसानी से मार गिराया। झू मिंगलांग नकली ड्रैगन की भयानक लाश की ओर चला गया, हालांकि उसने अभी तक उस प्राणी की शक्ल भी पूरी तरह नहीं देखी थी। अपनी हथेली को आगे बढ़ाते हुए झू मिंगलैंग ने एक बार फिर सोल कलेक्टिंग पल ब्रूइंग प्रक्रिया शुरू की। ये ड्रैगन चाइल्ड लेवल के करीब एक जादुई जानवर था, और इससे निकलने वाला मोती ड्रैगन बॉल हो सकता था। यदि यह ड्रैगन बॉल होती, तो वह बहुत धन कमा लेता। ड्रैगन बॉलर्स के पास उन किशोर आत्माओं की मदद करने का एक निश्चित मौका था। ड्रैगन बनने के लिए संभावित ड्रैगन योग्यता, और जो लोग पहले से ही सच्चे ड्रैगन हैं, उनके लिए वे एक बेहतरीन टॉनिक भी थे। वे अपने मुख्य वंश और जन्मजात प्रतिभाओं की शक्ति को जगा सकते हैं। वाईक्यूई के एजियो ड्रैगन मिस्टिक अभी भी जागृत नहीं हुए थे, और यह बहुत संभव था कि स्टार विंड आइस ड्रैगन वंश ने सिल्वर मून रिस्पांस ड्रैगन के वंश को परास्त कर दिया, क्योंकि वर्तमान में उसके पास मौजूद सभी क्षमताएं स्टार विंड आइस ड्रैगन की थीं। हालांकि वाईक्यूई का मुख्य वंश सिल्वर मून रिस्पांस ड्रैगन का था, और इसकी एजियो ड्रैगन मिस्टिक और एजियो ड्रैगन टैलेंट और भी अधिक शक्तिशाली क्षमताएं होनी चाहिए। यदि बाद के पालन पोषण के दौरान कोई जागृति नहीं हुई, तो झू मिंगलैंग सहायता के लिए ड्रैगन बॉल पर निर्भर रहने पर विचार कर रहा था। लेकिन ड्रैगन बॉलर्स का मूल्य हमेशा से ही ऊंचा रहा है, खासकर तब जब बाइची एक ड्रैगन जनरल थी। अजीब बात है, इस छद्म ड्रैगन की आत्मा इतनी मंद क्यों है? झू मिंगलांग ने तन आत्मा ऊर्जा को देखा, लेकिन वह आत्मा ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि वह लगभग धुंध के एक कण में बदल रही थी। आत्मा संग्रह में अपने ईमानदार प्रयासों के बावजूद झू मिंगलांग केवल एक और भी कम गुणवत्ता वाला छद्म ड्रैगन आत्मा मोती ही बना सका। स्पाइडर ड्रैगन सोल पल भी कुछ दवाओं में बिक सकता था, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि ऐसा लग रहा था कि स्कूल के समय हवा से यह उड़ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? जुंगल मियांग आश्चर्यचकित था।
एक ड्रैगन जैसी शक्ति लगभग वर्ष ड्रैगन पुत्र के स्तर के बराबर है और उसकी साधना 5 आधार 100 का है। आत्मा उसका मन का कितना सस्ता हो सकता है, जबकि उसकी तकनीक दोषपूर्ण थी। ठीक उसी समय झू मिंगलैंग ने सोलेक्टिंग पल ब्रूइंग बुक को पलटा दिया, लेकिन पूरी किताब की समीक्षा के बाद भी उसे उस स्थिति का कोई उल्लेख नहीं मिला जिसका सामना उसने किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि बाईची ने अपनी आत्मा को चकनाचूर कर दिया? मैंने पहले जो मैकेनिकल ड्रैगन आत्मा का अवलोकन किया था वह टूटती हुई लग रही थी। क्या इसका मतलब यह है कि जब उच्च शास्त्रीय धार्मिक शक्तियों की शक्तियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, तो वे आसानी से निम्न स्तरीय दानव मूर्तियों के शरीर और आत्मा को एक साथ नष्ट कर सकते हैं, जिससे आत्मा अत्यंत खंडित हो जाती है? जब एक ड्रैगन ट्रेनर स्पिरिट कलेक्शन पल बन रहा है, तो असल में स्पिरिट मन का विशेष रूप से खराब गुणवत्ता का होगा। तो ऐसा लगता है कि जब आप उच्च गुणवत्ता वाला शिकार मिल जाएंगे, तो उच्च स्तर का दमन न करना ही सबसे अच्छी बात है। जुंगल मिंगान काफी समझदार थे। डॉक्यूमेंट्री में पुरालेखों की समीक्षा करके और उन्हें वर्तमान स्थिति के साथ जोड़कर वह इस निष्कर्ष पर है। ड्रैगन प्रशिक्षण वास्तव में एक गहन निर्देश है। मिंगलान को लगा कि अभी भी उससे बहुत कुछ सीखा है। अतीत में ऑर्थोडॉक्स कलाकार और पादरी तकनीक झूमिंग के लिए केवल सहायक अध्ययन था, कभी कभी उनका वास्तविक ध्यान भी नहीं था। अब उन्हें कुछ हद तक पछतावा है। अगर युवा ऑर्केस्ट्रा में हलचल न की जाए तो अपनी आंखों के सामने आ जाएं। कोई केवल एक कटोरी चावल से कैसे बना हो सकता है, जबकि कई व्यंजन तो और भी अधिक स्वादिष्ट होंगे। बाईची सोने के लिए आत्मिक लोक में लौट आया, संभवतः क्योंकि इस जंगल में कोई भी ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो उसकी क्षमताओं से मेल खा सके। और सच में ऐसा ही हुआ। ये तो एक साधारण सा विशाल जंगल था, यहाँ ड्रैगन जनरल लेवल का अनुभव कैसे हो सकता है? 1000 साल का दानव आत्मा संभावित जंगल में अधिक गहराई में रहता था और इस शिकार अभियान के दौरान उनके उन इलाकों में जाने की कोई योजना नहीं थी। जहां तक अकादमी और ड्रैगन सिटी स्टेट के कमीशन से प्राप्त श्रमिकों का प्रश्न है, झू मिंगलांग ने होंग हाउ से उन सभी की समीक्षा करवाई थी। ऐसे ही एक कार्य ड्रैगन जनरल ड्रैगन हेड के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, बहुत कम थे। ड्रैगन जनरल स्तर पर ड्रैगन सिटी की सीमाओं के भीतर व्यक्तित्व वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन यह प्रभावशाली था कि हमेशा के लिए उपयुक्त कार्य उपलब्ध होगा। इसलिए यदि लिटिल व्हाइट प्रैक्टिस करना चाहता था तो उसे अवसरों की प्रतीक्षा करनी होगी। 1 या 2 महीने के अंदर ड्रैगन जनरल कमीशन प्राप्त करने का मतलब यह होगा कि झू मिंगलांग बेहद भाग्यशाली था। ऐसा नहीं था कि वह कम वेतन वाले कमीशन नहीं ले सकती थी, बात यह थी कि कुछ अयोग्य प्रयास के टीके नहीं थे। युद्ध में कोई भी ड्रैगन बहुत अधिक ऊर्जा व्यय शामिल करता था। चोट वे घायल हो या न हो, लड़ाई के बाद ठीक होने के लिए छात्र भोजन की कीमत कई गुना अधिक होती थी। वर्तमान में जूमिंग के पास सीमित मात्रा में फ्रॉस्टल स्नो ट्री फ्लोवर हनी थी, जो बस एक बार लील वाइट की पूरी ताकत से लड़ाई का समर्थन करने के लिए सामर्थ्य थी। अगर इसे कुछ छोटी मोटी सफलता में तोड़ दिया जाए तो एक तरफ ये बाईक्यूई को सीखने के लिए किसी काम का नहीं होगा, दूसरी ओर वह शायद वियतनाम की कीमत भी मान्य नहीं है। इसलिए लिटिल व्हाइट द्वारा अपने पंखों को भव्यता से फड़फड़ाने तथा आकाश में बर्फानी तूफान पैदा करने के बावजूद यह आकर्षक रूप से भव्य था। दरअसल ये सब पैसा बिखरा हुआ था। नए अध्याय N0VALIN को पर प्रकाशित हुए हैं। बिग ब्लैक टूथ भी काफी समझदार था। झू मिंगलैंग के साथ एक बार ही बैटिंग रणनीति का इस्तेमाल करने के बाद ये बहुत जल्दी पकड़ में आ गया। नकली ड्रैगन की खूनी लाश को घसीटते हुए उसने उसे उन जगहों पर रखा जहां दानव की आभा साफ दिखाई दे रही थी। खून पीने वाले प्यारे जानवर की तुलना में ये 500 साल पुराना दानव आत्मा नकली ड्रैगन कई गहरे पहाड़ों के पुराने राक्षसों के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। हमें इस बार एक बड़ा शिकार पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब हमें सोल बीड मिल जाए तो हम इसे पूर्ण वापसी मान सकते हैं, झू मिंगलैंग ने बिग ब्लैक टूथ से कहा। बिग ब्लैक टूथ ने अपने बड़े मोटे शरीर को एक पतले पेड़ के तने के पीछे छिपाने की कोशिश की, जोर जोर से सिर हिला रहा था, मानो वह बहुत उत्सुकता से शिकार के चारे का इंतजार कर रहा हो, इस तथ्य से बेखबर कि उसका पूरा भयंकर और क्रूर रूप लगभग उजागर हो चुका था। ऊपर घने छत्र से एक लंबी चीख गूंजी। झू मिंगलांग ने अपना सिर उठाया और उस प्राणी को ढूंढने की कोशिश की जिसने यह आवाज निकाली थी, लेकिन जल्द ही उसके आसपास वही आवाज सुनाई देने लगी जो किसी खूंखार शिकारी पक्षी की आवाज जैसी लग रही थी। पुडा पुडा। खून की गंध पूरे इलाके में फैल गई और पेड़ की चोटी में छिपे शिकारियों ने अपने शिकार को पाकर अपने पंख फड़फड़ाए। घने देवदार के पत्तों के बीच से दो आंखें झांक रही थीं। ये शिकारी सतर्क और उत्सुक पर्यवेक्षक थे और उन्होंने तुरंत ही ब्लैक ओशन वायलेंट ड्रैगन की उपस्थिति को पहचान लिया। जैसे ही झू मिंगलैंग ने सोचा कि जंगल के पक्षी इसे बहुत मुश्किल समझेंगे और पीछे हट जाएंगे, अचानक पेड़ की छतरी के ऊपर से कई फुर्तीले आकृतियां नीचे उतरीं। वे अविश्वसनीय गति से ब्रिस्टल हॉग नकली ड्रैगन की लाश पर झपटे और उनके तीखे पंजों ने उसके शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया। अरे, जल्दी से हमारा चारा इकट्ठा करो, झू मिंगलांग ने जल्दी से कहा।
काले महासागर के हिंसक ड्रैगन को भी यह एहसास हो गया कि जिस नकली ड्रैगन को वह चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, उसे शिकारियों का ये समूह छीनने वाला था। इसलिए उसने तुरंत अपनी ड्रैगन शक्ति का प्रयोग किया और उन बेशर्म शिकारी पक्षियों की ओर झपट पड़ा। झू मिंगलैंग ने इन शिकारियों को पहचाना, जो चट्टानी गिद्धों का एक समूह था। वे अक्सर विशाल जंगलों के ऊपर चक्कर लगाते थे। उनकी नजरें जमीन पर जीवों को देखने के लिए हरे पत्तों के बीच से गुजरती थीं, और उनकी भयानक गंध की भावना के साथ वे कई किलोमीटर दूर से खून की गंध का पता लगा सकते थे। जब भी कोई जीवित प्राणी घायल होता, तो क्लिफ वल्चर का ये समूह ऊपर से चक्कर लगाता, शिकार की शक्ति को खत्म कर देता और अपने साथियों को इकट्ठा होने के लिए बुलाता। जब सही समय होता, तो वे बिजली की तरह हमला करते और घायल शिकार को मौत के घाट उतार देते। चट्टानी गिद्ध अत्यंत खतरनाक प्राणी थे, जिनसे शक्तिशाली राक्षस आत्माएं भी भयभीत रहती थीं। उनके प्रकट होने का अर्थ था कि मृत्यु बहुत बहुत निकट है। अध्याय 50 ड्रैगन की मांद को लूटना। अनुवादक एक्सोस टेल्स, संपादक एक्सोस टेल्स। जुंगल मिंगैंग ने कभी नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र में क्लिफ वाल्चर का एक समूह रहता है। आखिरकार वह जिस चारे का शिकार करने में सफल हो रहा था, उसे इन टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े करके घुमाया गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से मांस नोच जा रहा हो, बेहद टुकड़े टुकड़े कर दिया। बिग ब्लैक टूथ से पहले ही सक्रिय हो गया था और भोजन की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा था। लेकिन ये रॉकी गिद्ध अविश्वसनीय रूप से फर्टिले थे। उन्होंने काले महासागर के हिंसक ड्रैगन के साथ बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। मांस का टुकड़ा चुराने के तुरंत बाद वे आकाश में उड़ान भरते थे। वे अपने कई सदस्यों के साथ बिग ब्लैक टूथ का ध्यान भटकाना भी जानते थे, जबकि अन्य ने नकली ड्रैगन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को तुरंत छीन लिया। बिग ब्लैक टूथ पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने एजियो ड्रैगन का मुंह और उसकी गहरी टांग से एक शक्तिशाली बल उत्पन्न किया, जो किसी भी चीज को चीर सकता था, और उसने उसे क्लिफ वाल्चर की ओर छिपा दिया। प्राचीन ड्रैगन युद्ध कौशल, विखंडन दहाड़। इस विनाशकारी दहाड़ ने एक धूसर भूरे रंग के रॉकी गिद्ध को टुकड़े कर दिया, उसके मोटे पंख टुकड़े कर दिए और उसका खून हवा में छिड़क दिया गया। ये रॉक गिद्ध पूरी तरह से मर चुका था, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। उन ट्रिक क्लिफ वाल्चर को अपने साथियों की जिंदगी या मौत की कोई परवाह नहीं थी। दरअसल, उनके दोस्त की मौत को देखने के बाद उन्होंने ड्रैगन की मौत की नकल की और भी बेटे से छीन लिया। कुछ ही समय में कभी कभी रसीला दिखने वाला नकली ड्रैगन सड़े हुए मांस के एक टुकड़े में टुकड़े हो गए और पीछे केवल हड्डियां और सस्ते फर ही रह गए। बड़े काले दांत ने गुस्से में अपने सारे दांत दिखाए और चाहा कि उसके भी पंख हों, ताकि वह दांत की चोटी तक उड़ सके और हर रॉकी गिद्ध को काट कर मार डाले। चुंगल मिंगंग केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। असल में इस दुनिया में बस इंसानों के पास ही बुद्धि नहीं है। महान जंगल के अनुभवी शिकारी भी जानते थे कि कैसे जादूगरों से बचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जाता है। सौभाग्य से झू मिंगल जीवित रहने में नौसिखिया नहीं था। उसने नकली ड्रैगन के मांस को एक निश्चित तरीके से जब्त कर लिया था। यह कोई चतुराईपूर्ण रणनीति नहीं थी, बल्कि केवल कुछ सिद्धांत थे। ये सिद्धांत कि यदि वह पेटा को पकड़ने के लिए अच्छा शिकार नहीं करता है, तो बेहतर होगा कि वह पहले मांस को मैरिनेट कर ले, ताकि उसे बड़े काले दांतों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। उड़ने में सक्षम क्लिफ वाल्चर के ग्रुप की गंध को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ड्रैगन की बेहद विशिष्ट गंध को ट्रैक करना आसान था। सुगंध हमेशा हवा में तैरती रहती थी, और यदि यह भी बढ़ती है, तो ये दिशा का संकेत भी दिया जा सकता है। हमारा सामान चोरी करने की हिम्मत करो, चलो उनके घोंसलों पर नजर डालें, झू मिंगलांग ने ब्रह्मांड दुनिया के साथ कहा। ओ, बिग ब्लैक टूथ तुरंत चिल्लाया। पहले की शर्मिंदगी तुरंत गायब हो गई। गुरु शास्त्रीय गुरु है, बुद्धि और साधन साधन। आप पहले आत्मा के चेहरे में वापस आ जाओ, बाईक्यू, और मैं उसकी तलाश करूंगा। झू मिंगलांग ने अपनी उंगलियों को हिलाया और बड़े काले दांत को आत्मा में वापस बुलाया। क्षेत्र, उसने बाईची को आवाज दी, जो नींद में और तंद्रा में दिख रही थी। स्नो के प्यूपा से पहाड़ के बाद ही यह छोटा सा जानवर हर समय नींद में डूबा रहता था, और कभी कभार ही पूरी तरह से जागरूकता प्रकट होती थी। हालांकि ये देखा गया कि ब्लैक बिग टूथ और झू मिंगलांग ने क्लिफ वाल्चर के झुंड में धमाका किया था, बाईक्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। ये तुरंत आइस मॉर्निंग व्हाइट ड्रैगन के लड़ाकू रूप में बदल गया, और हालांकि इसका शरीर बड़ा नहीं था, ये हवा का उपयोग झूमिंग के साथ उड़कर किया जा सकता था। क्या तुम्हारे मसाले की सुगंध हो सकती है? बस सुगंध का स्वाद करो, झू मिंगलांग ने बाईची से कहा। बाईची की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, और हालांकि रॉकी गिद्ध कुछ देर पहले ही चले गए थे, फिर भी वह दिशा का पता लगाने में सक्षम थी। वे चीड़ के जंगल में तेजी से आगे और आगे के जंगल और भी प्राचीन हुए। कभी कभी विशाल प्राचीन पेड़ों को आकाश की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता था, जो जंगल की सर्वश्रेष्ठ विशिष्टताओं से विशेषताएं थीं, जबकि उनके तने से बड़ी बड़ी लताएं लटकती हुई थीं, जहां चारों ओर रंग बिरंगे पक्षी थे। अब वे जंगल के काफी हद तक पहुंच गए थे, और झू मिंगलांग को एहसास हुआ कि वह कुछ हद तक जाग रहा था। लेकिन खाली हाथ लौटने का कोई विकल्प नहीं था।
उन्हें जल्द ही उन क्लिफ वाल्चर के उद्यम मिल जाएंगे, जहां क्राउन के पंख शहर में एक विलासिता माने जाते हैं। मैंने फाउंड्री में कुछ प्रविष्टियों को गहराई से देखा। वहां वास्तव में एक चट्टान है। हरी गाड़ियां और स्प्रूस के पेड़ों के बीच समुद्र की लहरें ऐसी थीं, जो विशाल पृथ्वी पर आक्रमण के रूप में गिर रही थीं। चट्टान काफी भव्य थी, जिसमें कुछ चट्टानी चट्टानें दिखाई दे रही थीं। पूरी तरह से आदिम रॉक ओर्चीड, इलेक्ट्रिक वाली लम्स और रॉक मॉस से आधी हुई थी, जो आकर्षक रूप से हरियाली से परिपूर्ण थी। रॉक के ऊपर और नीचे कई जीव थे, और झूमिंगलांग ने रॉक के मध्य भाग के पास संघर्ष करते हुए कुछ रॉकी गिद्धों को देखा, जो उसी नकली ड्रैगन के मांस के लिए लड़ रहे थे जिसे पाने के लिए वह इतनी मेहनत की थी। उनका घोंसला रॉक के बीच में, क्या तुम अपनी आहट छिपाते हुए वहां तक उड़ सकते हो? जुंगल मिंगंग ने लिल वाइट से पूछा। लिल वाइट ने संकेत दिया कि उसकी आह को छिपाना आसान था, लेकिन वह इस रूप में आश्वस्त नहीं थी, उसे अति सुंदर सफेद ड्रैगन में बदला जाएगा। झूमिंगलांग ने सुझाव दिया, तो फिर मुझे किसी जगह पर ढूंढने के लिए, हम छिपकर देखेंगे। रॉकी गिद्ध ट्रिक थे और उन्हें अपने साथियों पर कभी दया नहीं आती थी। उन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि उन्हें उनके घोंसलों में ही बदल दिया जाए, अन्यथा वे आसानी से सभी दिशाओं में टूट जाएंगे। वे शायद इस समय अपने घोंसलों में लूट का माल बांट रहे थे, बाहर बस कुछ क्लिफ गिद्ध निगरानी कर रहे थे। उन्हें खत्म करने का यह एक अच्छा मौका था। इस इंटरेस्ट से उन्हें थोड़ा धन प्राप्त हो सकता है। जुंगल मिंगांग रॉक के तटीय क्षेत्र, जहां उन्होंने चट्टानों के टुकड़े और कई बैलें देखीं, हाथ से चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। लिटिल वाइट के साथ होने से झूमिंगलैंग को और भी हिम्मत मिली। जब भी उसे जहरीले सांप और दुष्ट पक्षी दिखाई देते, लिटिल वाइट की एक झलक मात्र से वे डरकर भाग जाते। झूमिंगलैंग ने दरारों पर कदम रखा और बेलों को पकड़ लिया। वह काफी फुर्तीला था, और जल्द ही वह क्लिफ वल्चर के घोंसले के पास पहुंच गया, और छिपने के लिए एक पुराने देवदार के पेड़ का इस्तेमाल किया। क्या आप उन कुछ चट्टानी गिद्धों से चतुराई से निपट सकते हैं जो उन पर नजर रख रहे हैं? झूमिंगलांग ने पूछा। लिटिल वाइट की आंखें, जो बर्फीले सफेद सितारों की तरह थीं, मंद मंद चमकने लगी, और जल्द ही एक असामान्य हवा चट्टान के चारों ओर घूमने लगी, जो वहां पहरा दे रहे चट्टानी गिद्धों के ऊपर से बहने लगी। हवा तेज थी और यहां तक कि चट्टान पर रहने वाले गिद्ध, जो उड़ने में माहिर जीव हैं, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पास अचानक तेज हवा के झोंकों से बचने के लिए पुराने पेड़ों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़ा मौका। झूमिंगलांग तुरंत बाहर कूद गया, उभरी हुई चट्टानों पर कुछ बार पैर रखा, फिर एक बेल पकड़ ली और तेजी से नीचे फिसल गया। जैसे ही वह गुफा के सामने उतरा, झूमिंगलांग तेजी से चट्टान की गुफा में घुस गया, और बाहर चल रही तेज हवा भी थम गई। अगर हवा है, तो अन्य निकास भी होंगे। गुफा में प्रवेश करने के बाद झूमिंगलांग ने अनुमान लगाया, उसका माथा जल्दी से सिकुड़ गया। अगर यह एकमात्र प्रवेश द्वार होता, तो झूमिंगलांग ने तुरंत ही अंदर घुसने की योजना बनाई। बाहर मौजूद कुछ गिद्धों को अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को भागने का मौका नहीं मिलता। लेकिन चट्टान पर स्थित गिद्धों की गुफा में अन्य निकास मार्ग होना इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण था कि हवाएं घूम रही थीं। अन्य प्रवेश द्वारों को अवरुद्ध करना पड़ा। अभी भी बिना किसी को पता लगे, झूमिंगलैंग गुफा में और अंदर चला गया। अंदर उतना अंधेरा नहीं था जितना उसने सोचा था। ऊपर चट्टान में बड़ी दरारें थीं जिससे प्रकाश अंदर आ रहा था। चट्टान के गिद्ध गुफा के विशाल क्षेत्र में एकत्र हुए थे, और छद्म ड्रैगन के मांस पर दावत उड़ा रहे थे। ये स्पष्ट था कि ये गिद्ध राक्षस आत्मा स्तर पर पहुंच चुके थे और कुछ राक्षस साधक क्षमताएं विकसित कर चुके थे। नकली ड्रैगन के मांस का प्रत्येक टुकड़ा जो वे पचाते थे, उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाता था। यहां तक कि उनके अगले मोल्ड से भी कठोर पंख निकल सकते थे जो भयंकर हम्फ के हमलों का प्रतिरोध करने में सक्षम थे। जंगल का नियम, सबसे योग्य का अस्तित्व। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि थोड़ी सी चालाकी से वे बाघ के जबड़े से भोजन चुरा सकते हैं? झूमिंगलैंग ने पहले ही एक और निकास मार्ग देख लिया था। अगला कदम बस लिटिल वाइट को 2 निकासों को सील करने के लिए एक बर्फ की दीवार बनाने के लिए कहना था। उसके बाद, वह बाकी को बिग ब्लैक टूथ के लिए छोड़ सकता था, जो ड्रैकोनिक क्रोध से भरा हुआ था और उसे बाहर निकालने के लिए कहीं नहीं था। नन्हे श्वेत ने अचानक एक धीमी सी आवाज में कहा, और अपनी नजर गुफा के ऊपर की दरार की ओर उठाई जहां से प्रकाश छनकर आ रहा था। बूम! दरार से एक जोरदार आवाज आए और तुरंत ही अनगिनत छोटे छोटे पत्थर और चट्टान की धूल नीचे गिरने लगी, जिससे झूमिंगलांग चौंक गया। अचानक से रोशनी गायब हो गई और गुफा में बहुत अंधेरा हो गया। झूमिंगलैंग ने आश्चर्य से दरार की ओर देखा, लेकिन मुश्किल से ही एक बड़े पंजे को छेद के सबसे चौड़े हिस्से को ढकते हुए देख पाया। सौभाग्य से, दरार संकरी और लंबी थी, जिससे साफ साफ देखने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल रही थी। ड्रैगन पंजा, झूमिंगलांग ने हौंफते हुए कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चट्टान पर गिद्धों का ये समूह चट्टान के आधे हिस्से में रहता था। सबसे ऊपर एक और भी शक्तिशाली प्राणी था, और पंजे के आकार को देखकर लगता था कि यह स्पष्ट रूप से एक ड्रैगन था। ड्रैगन क्लिफ। यह एक ड्रैगन क्लिफ था।
ये चट्टानी गिद्ध ड्रैगन के पड़ोसी थे या शायद उसके अधीनस्थ थे। गिद्धों को एक बार फिर से देखने पर यह स्पष्ट था कि वे ऊपर के शक्तिशाली शिकारी से परेशान नहीं थे। शुरुआती धूल के गिरने से चौंकने के अलावा, जिसके कारण उन्होंने कुछ बार अपने पंख फड़फड़ाए, उनके भोजन का समय भी बाधित नहीं हुआ। झू मिंगलैंग ने चट्टान के गिद्धों को हटाने का इरादा किया था, लेकिन अब वह ब्लैक ओशन वायलेंट ड्रैगन को बेतहाशा बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पहाड़ की दरार के ऊपर मौजूद प्राणी को इसकी उपस्थिति तुरंत पता चल जाती। यह उसका ड्रैगन क्लिफ था। ये किस तरह का ड्रैगन है? शायद एक परिपक्व ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन। झू मिंगलैंग ने अपने पंजे से ड्रैगन की पहचान करना शुरू कर दिया। नोब वी एल्बन को पर अपडेट किए गए उपन्यास खोजें। आसपास के वातावरण, साथ ही ड्रैगन के पंजे के रंग और आकार को देखते हुए संभावना थी कि यह ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन था। लीचुवान मैदान में कई विशाल जंगल थे, जिनमें ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन सबसे आम जंगली ड्रैगन में से एक था। झू मिंगलैंग ने सुना था कि पैट्रिक ड्रैगन सिटी स्टेट के नान परिवार के पास एक पवित्र जंगल था, ड्रैगन पालने के लिए एक महान और रहस्यमयी भूमि। नान परिवार के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को हर साल पवित्र वन में परीक्षण के लिए प्रवेश करने का अवसर मिलता था। जो भाग्यशाली होते थे, वे एक युवा ड्रैगन के साथ बाहर आ सकते थे और सक्षम लोग एक परिपक्व ग्रीन ड्रैगन को भी वश में कर सकते थे। बेशक, झू मिंगलांग ने यह बात ली शाओयंग और नान ये से सुनी थी। ली परिवार ने पैट्रिक ड्रैगन शहर राज्य पर शासन किया, तथा वहां के सभी लोगों पर शासन किया। नान परिवार एक कुलीन परिवार था, जिसका वंश ड्रैगन प्रशिक्षकों का था, तथा उन्हें ड्रैगन के अलावा किसी भी चीज में रुचि नहीं थी। झू मिंगलांग ने फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से परहेज किया। यद्यपि लिटिल व्हाइट की शक्ति उसे परिपक्व ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन को कुचलने की अनुमति देती थी, लेकिन ड्रैगन को मारने का कोई विशेष अर्थ नहीं था। जीवित ड्रैगन मृत ड्रैगन की तुलना में अधिक मूल्यवान थे। चूंकि यह एक ड्रैगन क्लिफ था, इसलिए ये चट्टान गिद्ध की गुफा एक ड्रैगन कैवन थी। अधिकांश विशाल ड्रैगन लगातार अपने खजाने के वाल्टों की रक्षा नहीं करते हैं, इसलिए अक्सर कुछ अधीनस्थ प्रजातियां खजाने से भरे ड्रैगन वाल्टों में रहती हैं, जैसे कि ग्रिफिन, स्यूडो ड्रैगन, विषैले गौरैया, रॉक सांप। इस समय झू मिंगलांग को अचानक एक किताब का एक अंश याद आ गया। उस किताब का नाम फिर क्या था? धन का मार्ग। दरअसल ये वही किताब थी जिसे उसने पुस्तक मंडप में अचानक उठा लिया था, जिसे किसी मूर्ख लेखक ने लिखा था। हालांकि पुस्तक में ड्रैगन की मांद का विवरण था। ये चट्टान के गिद्ध ड्रैगन के देवता के संरक्षक थे। ड्रैगन की खोह को पैसा लूटना का सबसे तेज तरीका है। जुंगल मिंगांग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा दिन भी आएगा।